हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका फर्स्ट बुक और सेकंड बुक जो कि ऑल चैप्टर्स आपके पॉलिटिकल साइंस ऑल चैप्टर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स है आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको मैं गारंटी देता हूं 100% गारंटी है कि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी तो आपके के सारे जो क्वेश्चन है या तो यही सेम आएंगे या इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन फंसेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आने वाला है। चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप तक हमारी सारे के सारे जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन भी मिल सके। और इसके साथ ही आपका आंसर की वीडियो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो जाएगा, उसके आंसर की वीडियो भी सबसे पहले अगर आपको कहीं मिलेगी वो नितेश तिवारी ई लर्निंग पर ही आपको मिलेगी। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले हम आपका क्वेश्चन है कि एक ध्रुवीय या दो ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है। 2000 आपका 9 में क्वेश्चन आया हुआ है। साथ सेम क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है कि एक ध्रुव विश्व और दो ध्रुव विश्व में क्या अंतर आपका है। यहां पे आप बताओ, एक ध्रुव विश्व का मतलब होता है विश्व में एक मात्र महाशक्ति जब होती है, एक मात्र पावरफुल कंट्री एक ही होती है। जैसे अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है तो उसको हम एक मात्र महाशक्ति कह सकते हैं। इसका पावर अभी वर्तमान में तो थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि एक मात्र महाशक्ति है ये। इसके साथ ही दो महाशक्तियां जो होती हैं, दो ध्रुवता का मतलब ही होता है दो महाशक्तियां। जैसे 1945 से लेकर 1991 तक जो शीत युद्ध का समय था, उस समय आपका सोवियत एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत संघ था। दो महाशक्तियां उस समय थी। दो महाशक्तियों का उदाहरण है जब दो ध्रुवता का मतलब है दो महाशक्तियां जब होती हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे यहां पे है कि बर्लिन की दीवार के गिरने के दो ध्रुवता के पतन का घोतक क्यों माना जाता है, या 1989 में आपका बर्लिन दीवार के बहाने आपका दो ध्रुवता का अंत क्यों मान लिया जाता है। यह क्वेश्चन 2011 में भी है, 2009 में भी आया हुआ है। आइए बात करते हैं आपके क्वेश्चन की। तो भाई बताओ, 1961 में बर्लिन की दीवार जो है वो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। पहली बात तो ये। दूसरा, जर्मनी में आप कहिए कि पूर्वी जर्मनी जो थी वो सोवियत संघ समर्थक थी, पश्चिम जर्मनी अमेरिका के समर्थक थी। लेकिन 9 नवंबर कब 9 आपका नवंबर का जो समय होता है उसमें आप कह के चलिए कि जर्मन की जो दीवार है, जो बर्लिन की जो दीवार है उसको आम जनता ने उसको गिरा दिया और जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण हो गया, वो अमेरिकी महाशक्ति में मिल गया पूरी तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा आता है शॉक थेरेपी क्या है। देखो एग्जाम में बहुत आपका आता है कि शॉक थेरेपी क्या है। आप बताओ कि भैया आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को, जैसे छोटा बच्चा है उसे अगर हम मार रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे मार रहे हैं, उसे हम दंड दे रहे हैं ताकि वो सुधर जाए, अपने जीवन में कुछ कर ले, इसलिए हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बच्चे के साथ। वही सेम सोवियत संघ के साथ उसे मार करके या उसे आघात पहुंचा करके उपचार करने की बात की गई, जिसमें आपका साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन था। संक्रमण का मतलब होता है परिवर्तन, जिसको लाया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक इसको लाया था। इस बात को याद रखना, आघात पहुंचाकर उपचार करना जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF, विश्व बैंक मतलब WB इस चीज को लाया था, जिसमें होता है समाजवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन, मतलब समाजवाद की विचारधारा को छोड़ करके पूंजीवाद को अपनाना। साथ ही आपका फोर्थ क्वेश्चन देखो, सोवियत संघ के विघटन के संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या प्रभाव या कैसे लाभान्वित हुआ। भाई सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो संयुक्त राज्य अमेरिका को कैसे लाभ हुआ। पहला देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति। आपका देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन को इतना फंसा दिया, बच्चा सोच रहा है अमेरिका को लाभ। अरे भाई इतना समझ लो कि वही पॉइंट जो परिणाम वाले थे वही है लगभग। तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई जिसमें सोवियत संघ आपका खत्म हो गया और वर्षों से चल रहा जो युद्ध था, शीत युद्ध था, वो खत्म होगा। उसके साथ ही हथियारों की होड़ जो है वो समाप्त हो गई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो हथियारों की होड़ थी वो समाप्त हुई। इसके साथ ही दोनों ही जो अब की महाशक्तियां हैं वो अपने अपने समर्थक बना के, सैन्य गुट बना के लड़ रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, सोवियत संघ के बिखरने के साथ ही जो होड़ की प्रक्रिया थी वो मंदी पड़ गई, मतलब लगातार हथियार आपके बनाने की जो प्रक्रिया है वो मंदी पड़ गई। विश्व में आपका शांति की स्थापना हो गई। एक ध्रुव विश्व का मतलब है कि सोवियत संघ खत्म हो गया तो अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत भी आपकी मान ली गई। ये पॉइंट्स आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है शॉक थेरेपी के परिणाम बताइए। 2014 में आया हुआ है, शॉक थेरेपी परिणाम 2018 में आया हुआ है और 2018 में फिर से आपका रिपीट क्वेश्चन है शॉक थेरेपी क्या है, क्या समझते हो और इसके क्या परिणाम है। शॉक थेरेपी जैसा हमने जाना, आघात पहुंचाकर उपचार करना आपका, जिसमें साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन का यह सिद्धांत था, जिसमें आपका रूस हो गया, मध्य एशिया हो गया, पूर्वी जो देश हैं वो इससे गुजरे थे और शॉक थेरेपी से कहा जाता है, जिसको विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष लाए। अब इसके परिणाम क्या थे। आपका हुआ पहला परिणाम है औद्योगिक पतन। 90% जो आपके उद्योग थे वो निजी हाथों में सौंप दिए गए और इसके साथ ही आपको उससे विश्व की सबसे बड़ी आपका गराज सेल होती, क्या होती है, गराज सेल इसे कह लो आप। गराज सेल में क्या होता है, 90% जो सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक, वो औने पौने दाम में आपका बेच दी जाती है। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताने हैं।
इसके साथ ही आप बताओ अगला पॉइंट कि भैया बाहर से आपको क्या करना पड़ा, खाद्यान्न आयात। यहाँ पे आप देखना खाद्यान्न का जो है बड़े स्तर पे आयात करना पड़ा, जो खाद्यान्न सुरक्षा थी वो खत्म हुई। मुद्रा लगातार आपकी गिर रही थी, लोगों की जमा पूंजी जो है वो जा रही थी, कृषि का निजीकरण हो गया, लोगों के खाने पीने की समस्या हो गई। लोक कल्याणकारी, पॉइंट को समझो, लोक कल्याणकारी जो कार्य है वो खत्म हुआ, समाज में नए नए वर्गों का आपका निर्माण होने लगा, बिचौलियों और गरीब वर्ग सामने निकल के आए। 1500 बैंकों का दिवालिया हो गया, आर्थिक संस्थाएं आपकी दिवालिया घोषित कर दी गई, और जन आधारित जो आपके कह लो कि भैया निर्माण जो चीजें चल रही थी उसका पालन नहीं किया गया। तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में तो भैया 10 सालों तक राष्ट्रपति अपना कार्यकाल बढ़ा लिया, ये बात भी याद रखना। जॉर्जिया और आपका चेचन्या और जॉर्जिया में आतंकवादी संगठनों ने आपके सर उठा लिए। जॉर्जिया के दो जो प्रांत हैं वो आज़ादी की मांग करना शुरू कर देते हैं। अजरबैजान के एक प्रांत में अर्मेनियाई लोगों ने अलग होंगे, अर्मेनिया की मांग कर दी। आपका युगोस्लाविया में युद्ध छिड़ गया। सारे परिणाम आप बता सकते हो, ठीक है। आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको बताना है कि सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कौन से कारक थे, और सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी जो कारक उनकी जांच पड़ताल करो, उनके बारे में बताओ। देखो भाई, पहला जो कारण था वो था आर्थिक और जो राजनीतिक संस्थाएं थी वो अंदरूनी रूप से कमजोर थी। कहने का मतलब लोगों की आर्थिक और राजनीतिक जो इच्छाएं आकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी, जिस कारण से सोवियत संघ का विघटन हुआ। देखो, अंदर की बातें इतना रीड आप मत करो, इन पॉइंट्स को पहले बुलेट पॉइंट्स को याद करो, फिर अंदर आप बताओ कि सोवियत संघ में आर्थिक और राजनीतिक जो संस्थाएं हैं वो कमजोर थी। उसके बाद वहां पे आकांक्षाओं को, लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं हो पा रहा था, तो ये सोवियत संघ के विघटन का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अर्थव्यवस्था सालों से गतिरुद्ध थी, इसका मतलब सालों से जो अर्थव्यवस्था है वो कमजोर चल रही थी। उपभोक्ता विभाग में कमी आ गई थी, संसाधन लोगों को नहीं मिल पा रहे थे। आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है राज व्यवस्था मतलब शासन पर शक की नजर से देख रहा था कि भैया ये हमारे लिए सही नहीं कर रहे हैं, मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं। हथियारों को पागल, एक तरह से पागलों की तरह आपको दौड़ में शामिल हो जाना, या पागलों की दौड़ में, यहाँ पागलों की दौड़ कह लो, शामिल हो जाना। लगातार आप परमाणु हथियार बना रहे हो, आप साजो सामान बना रहे हो, लेकिन लोगों के खर्चे या लोगों के विकास पर उस पर खर्चा नहीं कर रहे हैं, जिससे आर्थिक दबाव भी आपका बनेगा और सोवियत संघ आपका उसके सामने टिक नहीं पाएगा, सामना नहीं कर पाएगा। पश्चिम देशों की तुलना करना, मतलब पश्चिम के जो देश हैं, अमेरिका जैसे जो कंट्रीज हैं, उनकी तुलना करके आपका सोवियत संघ उनसे कहीं ना कहीं, उनकी आम जनता जो है सोवियत संघ की, अब वो सोच रही है कि भाई हम उतना विकास नहीं कर पाए जितना ये कर गए। मान के चलिए कि आप एक घर में रह रहे हैं, बगल में आपका पड़ोसी है, आपका भी सेम घर था, उसका भी सेम घर था, लेकिन आज वह बहुत तरक्की कर लिया, उसका घर बहुत बढ़िया बन गया है, सामने गाड़ी खड़ी है, हर चीज कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई आपके घर वालों के मन में शंका होगी कि हमारा बच्चा या हमारा जो व्यक्ति है ये तो काम नहीं कर रहा है, बगल वाला कर रहा है। वैसे ही आपका पश्चिम के जो देश हैं वो विकसित हो रहे थे, अमेरिका ग्रुप वाले, और सोवियत संघ वाले नहीं हो रहे थे। इसके अपनी सरकार को शक की नजर से देख रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार, बताओ कि भाई एक पार्टी है जो पिछले 70 सालों से दबदबा बना के बैठी पड़ी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और वह गतिरुद्ध हो चुकी थी, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही थी, आम जनता के लिए जवाबदेह नहीं थी, शासन व्यवस्था जो है गतिरुद्ध था, भ्रष्टाचार लेवल था, यहाँ पर गलतियों को सुधारने की कोई क्षमता नहीं थी। सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के एकाधिकार में बता देना है। उसके बाद बताओ आप, सोवियत संघ का प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध होना, मतलब सोवियत संघ में जो आपका नौकरशाह वर्ग है, नौकरशाही का शिकंजा एक पॉइंट बनता है, वे आप इसमें लिख सकते हो। नौकरशाही जो आपकी होती है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो आपके भ्रष्ट हो चुके थे, जनता के लिए काम नहीं कर रहे थे, उसमें कोई भी खुलेपन की शासन में एक आकांक्षा ही नहीं थी, या कह लो कि जगह ही नहीं थी। ये सारी की सारी चीजें आम जनता में असंतोष में वृद्धि कर रही थी, और पार्टी के सदस्यों को विशेष अधिकार मिल रहा था, इससे भी आम जनता बहुत ज्यादा दुखी थी। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एक आता है वो है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या है। ये कई दफा आपका आया भी है, फर्स्ट टर्म में कई जगह आपका पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखो कई बार पूछा गया है, आपका 2010 में है, 12 में है, 13 में है, 14 में है, आपका 17 में भी है, 2011 और 16 में भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला पॉइंट आप बताओ, शीत युद्ध की समाप्ति। सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा जो परिणाम निकलता है, जो 1945 से लेकर के 1991 तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक शीत युद्ध चल रहा था, वह समाप्त हो गया, ये पॉइंट बोल दो। सेकेंड आप बताओ, शस्त्रों की होड़ की समाप्ति। जो आपके हथियार थे, कहीं ना कहीं से दोनों के बीच में हथियारों की होड़ मची थी, ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने की। अब कॉमन सेंस मान लो, आप सोवियत संघ खत्म अगर हो जाएगा तो अमेरिका हथियार क्यों ज्यादा बनाएगा, सिंपल नॉर्मल बनाएगा भी तो कम बनाएगा, तो हथियारों की होड़ जो है वो समाप्त हो जाती है। एक ध्रुव विश्व की व्यवस्था, मतलब आप कह लीजिए कि यहां पर अमेरिका जैसी जो आपके देश हैं वो आपके सामने उभर के सामने आता है, एकमात्र महाशक्ति आपका बनता है। साथ ही विश्व के ध्रुव पर आपका यूरोपीय यूनियन सामने आता है, दक्षेश सार्क आता है, आसियान आता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो आपके आ रहे हैं, जो विश्व को बहुध्रुव विश्व बना देंगे। बहुत सारे ध्रुव होंगे, शक्ति के बहुत सारे केंद्र होंगे। मतलब
नवीन राज्यों का उदय, नवीन राज्यों का मतलब है 15 गणराज्यों का उदय होता है। कितने? 15 गणराज्यों का उदय होता है, जिसमें आप नाम बता सकते हैं कि भैया उज्बेकिस्तान, आपका कजाकिस्तान की बात कर लो, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, ये सारे के सारे देश अलग अलग आपके हो रहे थे। लोकतांत्रिक विस्तार, आप कह लीजिए कि पहली बार जब आपका ये खत्म होगा, आपका सोवियत संघ की समाप्ति होगी, तो भाई लोकतंत्र आपका वहां आने की संभावना बनेगी, ये पॉइंट बनाओ। साथ ही शांति और सौहार्द आपका आएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपके रहेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम के। एक पॉइंट आप और याद कर सकते हो कि भैया साम्यवाद की जगह आपका जो पूंजीवादी है वो जगह ले लेगी। साथ ही आप कह लो रूस उत्तराधिकारी सोवियत संघ का निकल के सामने आएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आप इसके परिणाम में बता सकते हैं। अब सोवियत प्रणाली क्या है? देखो, सोवियत प्रणाली जो है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी उसका केंद्र बिंदु था, और सोवियत प्रणाली जो है समाजवाद के आदर्शों पर है और पूंजीवाद के विरोध में है। समाजवाद के साथ साथ समतामूलक समाज की स्थापना का मतलब है कि समाज में सभी लोगों को चीजें पहुंचाना, और निजी संपत्ति का कोई यहां पर स्थान था ही नहीं सोवियत प्रणाली में। इसकी क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता थी इसमें कि जो भी अर्थव्यवस्था होगी वो राज्य नियंत्रित होगी। सारे संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा। नागरिकों को वो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, मतलब रोटी कपड़ा मकान जो है वो राज्य स्वयं नागरिकों को देगा। वहां पर लोगों के हाथ में ज्यादा संसाधन या खुद की संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आपको मिलेंगी, बेरोजगारी नहीं थी, और भूमि और अन्य उत्पादों पर राज्य का स्वामित्व था। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेषता में बताने हैं। अब सोवियत संघ जो व्यवस्था है, किन्हीं 3 सकारात्मक और किन्हीं 3 नकारात्मक विशेषताओं को उजागर करना है। कौन से सकारात्मक पॉइंट है, कौन से नकारात्मक? देखो, सोवियत संघ में अगर आप बात करो तो अमेरिका को छोड़ दो तो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आपका आता था, विकसित अर्थव्यवस्था थी। उसके अलावा सोवियत संघ में सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुनिश्चित जो सुविधा है वो मिली हुई थी। सबको रोटी कपड़ा मकान मिला हुआ था। साथ ही अपने नागरिकों को बुनियादी चीजें आपको दे रहा था, रोटी कपड़ा, शिक्षा, बच्चों का ध्यान रखना हो, लोक कल्याण की चीजें हो। उसके अलावा यहाँ बेरोजगारी नहीं थी। ये सारे के सारे पॉइंट आप इसकी विशेषता में सकारात्मक में बता दोगे। नकारात्मक में आपका क्या था? सत्तावादी कम्युनिस्ट पार्टी का आपका वर्चस्व था, नौकरशाही का शिकंजा था। ये अपने आप में एक पॉइंट है और ये भी अपने आप में एक पॉइंट है। 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद आप बताओ, एक दल का प्रभुत्व था जिसमें कहीं भी लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं थी। तीसरा पॉइंट बनाओ, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। इसके अलावा आप कह लो कि समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी। निजी संपत्ति को कोई योगदान नहीं था, या कह लो कि निजी संपत्ति को कोई स्थान ही नहीं था। उसको ये मानते ही नहीं थे कि निजी संपत्ति भी चीज होती है। अरब स्प्रिंग वैसे तो वही कट चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर मान लो आ गया टॉपिक में, थोड़ा बहुत था, मैंने देखा भाई सपोर्ट में आपका ऐड था। तो अरब स्प्रिंग आप बताओ कि पहली बात तो ये आपका ट्यूनीशिया एक जो देश है वहां से आपका आता है, और इन देशों में लोकतांत्रिक और व्यवस्था जो है उसको अपनाने की बात होती है। मतलब मान के चलिए मध्य एशिया है, आप भारत की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान, फिर ईरान, इराक की तरफ जाएंगे। मध्य एशिया के देश है जहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने की मांग है। उसको अरब स्प्रिंग इसलिए कहा गया कि वसंत के महीने में शुरू हुआ था, इसलिए इसको अरब स्प्रिंग बोला गया। और ये आपको 2009 में ट्यूनीशिया नामक देश में शुरू हुआ, जहां पर आपका भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गया, निर्धनता को लेकर के और तानाशाही सरकार के खिलाफ आपका आंदोलन शुरू होता है। साथ ही एक और उसी के समय पे आपका, या उससे पहले काफी समय पहले आपका होसनी मुबारक ने मिस्र में भी सत्ता को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन उसके खिलाफ भी हुआ था। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि समय समय पर तानाशाही सरकार के खिलाफ जो है देशों में संघर्ष आपके देखने को मिले हैं। ये सारे पॉइंट्स आप बताओगे। साथ ही आप बताओ बर्लिन की दीवार आपका कब खड़ी हुई थी? 1961 में, और कब गिरी? 9 नवंबर 1989 को आपका गिरा दी गई थी बर्लिन की दीवार। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को हुआ। CIS क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल है। रूस, बेलारूस, यूक्रेन के अलग होने की घोषणा करी। सबसे पहले जो अलग हुआ था वो था आपका लिथुआनिया। क्या हुआ था? लिथु जो आनिया है वो सबसे पहले आपका अलग हुआ था 1990 में। मार्च 1990 का जो समय है, लिथुआनिया सबसे पहले अलग हुआ था। रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में। तजाकिस्तान में 10 सालों तक गृहयुद्ध चला। रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में अलगाववादी जो आंदोलन है वो चले आपके। मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीति है वो ग्लासनोस्त, खुलापन और पेरेस्ट्रोइका पुनर्रचना है। इसके साथ ही सोवियत संघ का जो अंतिम राष्ट्रपति है वो मिखाइल गोर्बाचेव है, और रूस का पहला राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन है, और बोरिस येल्त्सिन ने ही मिखाइल गोर्बाचेव का तख्ता पलट करवाया था। ये सारे पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। साथ ही ये क्वेश्चन देखो कई दफा आया हुआ है, 2012 में, 2013, 15, 18, 2020, 17, 18 में भी आया हुआ है आपका। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि सोवियत संघ को आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से अति प्रभावशाली एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में क्यों बनाया जा सकता है, यह समझा जा सकता है, या इसको शक्तिशाली बनाने वाले क्या कारण है, आप इसको सिद्ध करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कोई पैटर्न हो सकता है, कोई भी, इस बात को बस याद रखना, शक्तिशाली बनाने वाले कारण, प्रभावशाली बनाने वाले कारण, या विशेषताएं सोवियत प्रणाली आपका सोवियत संघ की।
तो पहला जो कारण है वो है आर्थिक में क्या है, 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी 12,000 अरब डॉलर के साथ। वहीं पर 2000 अगर हम 16 की बात कर लें तो ये आपका 17,000 अरब डॉलर के साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपकी रही थी। अमेरिका से आपका पहले 2005 में थोड़ी सी आगे थी, लेकिन 2016 में ये थोड़ी पीछे तो हुई, लेकिन दूसरे स्थान में है। तो भाई महत्व इसका है। इसकी जो विश्व व्यापार में हिस्सेदारी है अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। इसका जो मुद्रा है यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन रहा है, और आर्थिक शक्ति के रूप में इसका जो प्रभाव है, आप कह लो कि अमेरिका चीन के साथ व्यापारिक मामलों में धौंस के साथ बात करता है, प्रभाव के साथ बात करता है। ये आर्थिक कारण है। दूसरा आपका कूटनीतिक या राजनीतिक कारक समझ लो आप, जिसमें कह लो कि ये प्रभावशाली संगठन आर्थिक रूप से है तो इसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा, जिसमें आप कहो कि इसकी जो नीतियां हैं वो केवल इसके आस पड़ोस के देशों में नहीं, बल्कि जो आपके बहुत महाद्वीप के दूर के देश भी है वहां भी इसको प्रभावित ये कर देती है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिका की नीति के प्रति इनके द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण का रवैया परिणाम था, जहां पे इनका जो रवैया था वही अमेरिका ने अपनाया। बाद में चीन के मानवाधिकार को उल्लंघन की बात करें, पर्यावरण को नष्ट करने के मामलों की बात करें, इसने कूटनीतिक चतुराई दिखाई, बहुत बुद्धिमानी दिखाई, आर्थिक निवेश के आधार पर इसने प्रभावित कर दिया उन मामलों को भी। तो मतलब ये इसका राजनीतिक मामला रहता है। और ये भी आप बता दो राजनीतिक में कि इसका परमाणु संपन्न देश भी, जो कि सैन्य और राजनीतिक दोनों में पॉइंट बन सकता है। सामरिक कारक क्या है, सैन्य कारण क्या है, तो आप बताओ। यूरोप संघ की जो आपकी एक संगठन के रूप में बहुत मजबूत है, विश्व के पास दूसरा सबसे बड़ा आपका इसके पास सैन्य बल है। इसका रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है, अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस परमाणु संपन्न है, लेकिन मैं बता दूं कि ब्रिटेन 2016 में आपका जनमत संग्रह के माध्यम से अलग हो गया, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, फिर भी हम बोल देते हैं, नोट में लिख देना कि अलग हो गया है। इसके बाद अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्व में दूसरे स्थान पर ये सारे पॉइंट हैं। शांति और समृद्धि की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसने आपका सच उजागर कर दिया है। विश्व के सामने बहुत सारे आपके जो आप कह लो कि डिस्कवरी किया है, बहुत सारी शांति की स्थापना को लेकर काम किए हैं। ये सारे के सारे पॉइंट थोड़ा बना के लिखोगे तो काम तुम्हारा चल जाएगा इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 12, जिसमें चीनी अर्थव्यवस्था की उन्नति और उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करनी है। साथ ही चीन द्वारा उठाए गए कौन से कदम है जिसके कारण चाइना का विकास हुआ 2009 में, 2018 में, 2020 और 2020 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चीन के आधुनिकीकरण के लिए चीनी नेतृत्व का 1970 के दशक में क्या बदलाव आए। सेम क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन अलग अलग है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आंसर आपको सेम लिखना है। सबसे पहले बताओगे कि 1970 के दशक में चीन में आपको कुछ नीतिगत फैसले लिए गए, निर्णय लिए गए, जिससे चाइना में परिवर्तन आए। सबसे पहला परिवर्तन था पॉइंट 1, 1972 में चाइना ने अमेरिका से संबंध बनाए, अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त कर दिया, और इसी के साथ उसके जो दोस्ती बनाने की शुरुआत है वो शुरू हो जाती है। दूसरा पॉइंट अगर आप बताओगे तो 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई, क्या नाम है आप बताइए, चाओ एन लाई है आपका, चाओ, ठीक है, चाओ एन लाई, ठीक है, चाओ एन लाई जो आपके हैं, उन्होंने कृषि हो गया, उद्योग हो गया, विज्ञान हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, सेना भी यहां बोली गया, इन 4 क्षेत्रों में आपका कह लीजिए कि मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा। 1978, इस बात को मत भूलो कि 1978 में आपका देंग शाओपिंग ने 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई। एग्जाम में आता खुले द्वार की नीति कब और किसने अपनाई, चाइना ने अपनाई 1978 में देंग शाओपिंग के नेतृत्व में, जिसमें आर्थिक जो पूंजी निवेश है वो आपका चाइना में हुआ और बहुत सारे देशों ने किया। और चीन के माल को विश्व स्तर में आप कह लो कि कम कीमत के लिए इसने धाक बना ली, क्योंकि बहुत कम कीमत में बिक जाता है, इसलिए दुनिया भर में इसने पकड़ बना ली है। अर्थव्यवस्था के भरण के किस तरीके से खोला गया था, तो भैया बताइए कि 1982 में आपका कृषि का निजीकरण किया, कृषि के अब उत्पादन में तेजी हुई। 1998 में उद्योग का निजीकरण हुआ, और साथ ही सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना होती है, जहां क्षेत्र में चाइना निवेश करवाना चाह रहा था, उस क्षेत्र में चाइना ने निवेश करवाया, अपने एकांतवास को छोड़ करके विदेशी निवेशकों को निमंत्रण दिया कि आओ हमारे बाजार में, हमारी व्यवस्था में निवेश करो। 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। मौजूदा अगर स्थिति को देखें तो भाई चाइना जो है अगर 2040 तक अमेरिका को पीछे छोड़ करके विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बन सकता है। 2021 में आपका भारत तेजी से आपके सामने उभर रहा है, भारत की शक्ति को भी देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है। निम्न कारणों से हम भारत की स्थिति को कैसे देख सकते हैं कि भारत आपका एक मजबूत देश है। आप बताओ, भौगोलिक दृष्टि से भारत जो है वो 7वें पे है, और जनसंख्या की दृष्टि से अब तो पहले स्थान में, तो भारत की बातें भी पूछ लेता साथ ही साथ, तो वो भी आप बता पाओगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 यहाँ पर है कि ऐसे किन्हीं 3 प्रमुख कारकों का मूल्यांकन कीजिए यूरोपीय संघ को आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदल करके राजनीतिक सहयोग वाली संस्था में परिवर्तित कर रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है कि भाई यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, राष्ट्रगान आप कह लीजिए, स्थापना दिवस, मुद्रा, ये सभी उनकी समान है, इस कारण से वो एक संगठन में परिवर्तित हो रहा है। साथ ही यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश है उनकी साझी सुरक्षा नीति है, साझी विदेश नीति है, यह भी कारक है। और तीसरा, इसकी अर्थव्यवस्था विश्व की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यूरोपीय संघ का राजनीतिक प्रभाव भी आपका विश्व में है। उसके अलावा आप बताइए 19 आपका इसमें देखिए 2 डेटें दी हुई है,
मैं कुछ डेट अपने आप ऐड कर देता हूँ। एक 1948 आपका है। 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन है जो कि आपका इकोनॉमिक चेंज की बात कर रहा है। आपका यूरोपीय परिषद की स्थापना 1949 है, तो ये आपका हो जाएगा पी, पहला ई और दूसरा पी। 1957 यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी आपका फिर से आ जाएगा इसमें ई, इकोनॉमिक आपका। 1979 आपका यूरोपीय पार्लियामेंट की स्थापना है, याद रखना 1979 क्या है, यूरोपीय पार्लियामेंट की स्थापना। और 1990 जो आपका 2 है, वहां पे आप बताइए यूरोपीय संघ की स्थापना हो जाती है। तो कुछ ये तरीका रहता है जैसे यूरोपीय संघ की स्थापना एक आर्थिक से राजनीतिक संगठन में हो जाती है। साथ ही इसके बाद बहुत बड़ी शक्ति आपकी है और विश्व में दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है। इसका आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव भी बहुत बड़ा आपका क्षेत्र इसका माना जाता है। साथ ही अगला क्वेश्चन आपका इसमें दक्षेस का शब्द विस्तार कीजिए। क्या है आपका दक्षेस और इसके किन्हीं 3 प्रमुख जो उद्देश्य है उसको उजागर कीजिए। पहली बात तो देखिए दक्षेस जो है आप बताइए इसका फुल फॉर्म, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। दक्षिण एशियाई आपका क्षेत्र जो आपका है, तो यहाँ पे लिखा भी है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, और हिंदी में आपका है दक्षिण एशियाई आपका राष्ट्रों का सहयोग संगठन कह लीजिए। यहाँ इसके उद्देश्य है एशियाई देशों में आपका बहुत सारे जो संसाधन है आपस में उसका सहयोग करना, सीमा रेखा पर आर पार जो है मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, सीमा शुल्क जो टैक्स लेते हैं एक दूसरे देश में जब सामान जाता है उसको थोड़ा कम करना, और साथ ही आपका कार्य सिद्धि, मतलब कोई भी विवाद है उसकी जगह विचारधारा की जगह हमें कार्य सिद्धि पर जोर देना है। ये बात आप इसमें लिख सकते हो। साथ ही देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर रहेगा विजन 2020 की बातें क्या है, और 2009 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देखिए सबसे पहले आप बताइए कि दक्षिण पूर्वी एशियाई जो राष्ट्र आपका है वहाँ पे महत्वपूर्ण आपका क्षेत्र संगठन आसियान है और बड़ी तेजी से विकास कर रहा है, और विजन 2020 उसकी बात मतलब वो उसका एक विजन है। मतलब तो पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है वो एक प्रकार से आसियान बहुमुखी भूमिका निभाना चाहता है। बहुमुखी का मतलब होता है कि बहुत सारे क्षेत्रों में मल्टी डायमेंशनल कह सकते हो, और साथ ही ये सदस्य देशों के बीच में जो भी विवाद है, जो बातचीत समस्या है उसको बातचीत के माध्यम से टालने की बात करता है। 2 एग्जाम्पल यहाँ दिए गए, एक आपका कंबोडिया के टकराव को संभाला गया और पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला गया। 1999 से ये वार्षिक बैठक का आयोजन करते हैं। ये आपका विजन 2020 आसियान का है, इस बात को याद रखना। साथ ही आसियान के क्षेत्र मंच की स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है। आसियान के क्षेत्र मंच की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्र मंच आपका 1990 आपका 4 है, और आसियान की जो स्थापना है वो 1967 है। तो क्षेत्र मंच की कब है, 1994 है, और आसियान की स्थापना कब है, 1967। इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से याद रखिएगा। इसके 3 उद्देश्य हैं, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, उसके माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना, और तीसरा है कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम कायदे कानून को मानते हुए अपने क्षेत्र में शांति और स्थायित्व कायम करना। तो पहला क्या है, आर्थिक विकास, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना आर्थिक के माध्यम से, और तीसरा कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम कायदे कानून को मानते हुए अपने क्षेत्र में शांति और स्थायित्व कायम करना। अगला क्वेश्चन आपका है कि आसियान के किन्हीं 2 आपके कौन से कारण हैं, एक प्रकार से गठन के क्या कारण रहे थे। तो पहला कारण यह है कि दक्षिण पूर्व एशियाई जो राष्ट्र हैं वो आर्थिक पिछड़ापन था, गरीबी था, समस्या थी इस कारण से, और दूसरा बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्षता सम्मेलन के माध्यम से एशिया के जब देश मिले आपके और तीसरे दिन देश जब एकता कायम हुई, तो प्रयास में औपचारिक जो एक प्रकार से हम कहेंगे अनौपचारिक तरीके से जब मेलजोल बढ़ा तो वहाँ पर एक तरह से नींव कह लो इसकी भी रखी गई थी और इसको बढ़ने को एक मौका मिला। अगला पॉइंट हमारा क्वेश्चन जो है वो है किन कारणों से इजराइल को उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में हम कह सकते हैं। देखो यार, इजराइल हर बार अगर हम बात करें तो अपने देश पर हुए हमले को उसने मुंहतोड़ जवाब दिया है और विजय हासिल की है। हर बार वो क्षेत्रफल को उसने बढ़ा भी लिया है। वर्तमान में भी अगर आप बात करो तो इजराइल जो है वो खाड़ी देश में आपका एक छोटा सा देश है, जिसने फिलिस्तीन पहले हुआ करता था। फिलिस्तीन के इलाके में पहले इजराइल छोटा सा था, ये पूरा इलाका फिलिस्तीन था। आज पूरा इलाका इजराइल है, छोटा सा में इधर फिलिस्तीन है और इधर फिलिस्तीन है। बार बार उसने हमला किया और उन क्षेत्रों को कब्जाता चला गया है। इजराइल की सेना लगभग आपका 35 लाख है और विश्व की 8वीं सबसे बड़ी सेना है। जीडीपी के आधार पर इजराइल 21वां स्थान रखता है और विज्ञान प्रौद्योगिकी में नवीन अगर हम बात करें तो विकास इजराइल दुनिया के अधिकतर विकसित देशों से कहीं आगे बहुत ज़्यादा विकसित है। इजराइल अत्याधुनिक हथियारों को बहुत बड़ा निर्माता है, हथियारों को बनाता है। व्यापार के मामले में इजराइल का आकार बहुत छोटा है, लेकिन हिसाब बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है। इजराइल बहुत ज़्यादा मतलब व्यापार के मामले में आगे है। और पिछले दशकों में अगर हम बात करें तो इजराइल में आपका लगातार अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ है, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी में विकास हुआ है, रक्षा के क्षेत्र में और गुप्तचर के मामले में जो विकास इजराइल ने किया है बहुत सराहनीय, हम कह सकते हैं एक महाशक्ति बनने की ओर उभर रहा है कहीं ना कहीं। साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 19, किन कारणों से आपका 21वीं सदी के भारत को तेजी से उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में हम देख सकते हैं।
क्या कारण है कि आप भारत को एक वैश्विक शक्ति, ये बहुत दफा आपका क्वेश्चन ऐसा ही सेम आ गया है और इस बात को भूलना मत, सेम क्वेश्चन आते हैं। पहला पॉइंट आप बताइए कि भारत जो है आप कह सकते हो क्यों महाशक्ति है। तो भैया पहली बात, विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल हमारे पास है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हमारे पास है, हम एक परमाणु संपन्न देश है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारे पास है, ब्रिटेन को पछाड़ करके हाल ही में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार की जो नीति है उसके चलते वैश्विक व्यापार को बढ़ावा हमारा मिला है और लगभग 190 देशों में जो हमारा व्यापारिक सूची हुआ करती थी, अब हम सरल व्यापार करने लग गए हैं। इसमें 63वीं सूची हमारी आ चुकी है। लगातार आप कह सकते हैं आर्थिक शक्ति के रूप में भारत जो है वो बढ़ रहा है और भारत ने स्वयं $5 ट्रिलियन का जो अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि भैया आगे हम यह प्राप्त कर लेंगे। उसके अलावा आप कहिए कि वर्तमान में लगभग आपका 200 मिलियन भारतीय प्रवासी विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे हैं, ये भी हमारे प्रवास को या हमारे प्रभाव को दिखाता है। साथ ही वैश्विक मंच पर भारत की जो प्रभावशीलता है उसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि विश्व की कई नामी कंपनियां, गूगल है, पेप्सी है, मास्टर कार्ड है, आपका ओडोबी है, इसके जो प्रमुख है वो भारतीय ही सारी चीज़ें हमारी दिखाता है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में आपका आत्मनिर्भर भारत लगातार बनता जा रहा है और भारत की गिनती जो है दुनिया के सबसे औद्योगिक देशों में भी होने लग गई है साथ ही। और इसके अलावा भारत वस्तुओं के उत्पादों को देश में ही आपका बनाने के लिए बढ़ावा दे रहा है, जिसमें आपका 2014 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री है मेक इन इंडिया का जो कार्यक्रम है उसको शुरू करते हैं। तो ये सारे के सारे भारत के आप कह सकते हैं कि हमारे ये उपलब्धियां हमारी हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं विश्व की एक महाशक्ति हम लोग आने वाले समय में बन सकते हैं। पॉइंट्स आप याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दक्षिण एशिया से क्या अभिप्राय है। देखो, सामान्यतः भारत जो है वो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका को इंगित करता है और यही दक्षिण एशिया है। और भारत जो है, एक बात बताइए कि यह एशिया के महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और उत्तर में आपका हिमालय की श्रेणी है, दक्षिण में आपका हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। ये पॉइंट आपको इसमें बता देने हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, कई दफ़ा सेम क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण है। और सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखिए पूछा गया है कई तरह से। आंसर बताओ पहला कि पाकिस्तान का भारत के साथ जो एक शत्रुता भरा व्यवहार है या कह लो कि भैया जो संघर्ष है उसके कारण वहां पे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पा रही है। उसके अलावा यहाँ पर जो धर्मगुरु है, भूस्वामी है, अभिजात वर्ग है, उनका सामाजिक दबदबा है और वो लोकतंत्र को स्थापित नहीं होने दे रहे, वो सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं, ये कारण है। इसके अलावा वहाँ पर सेना समर्थित जो आपकी सरकारें हैं वे लोकतंत्र को आने में रोकती हैं और उनको लोकतंत्र में खोट दिखती, कमी दिखती है कि वे हमारे देश की सुरक्षा नहीं कर पाएगा या पाकिस्तान की सुरक्षा नहीं हो पाएगी लोकतंत्र के माध्यम से, वो बातें इसमें बताई गई है। मैं आपको पॉइंट्स को समझा दे रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे जो आंसर है वो लिख दिए मैंने, आपको मैं एक ब्रीफ में समझा देता हूं कि कैसे कैसे आपको अपने आंसर को एक अच्छे तरीके से फ्रेम करना है। चौथा पॉइंट हम बताएंगे भाई पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना इसलिए भी नहीं हो पा रही क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कोई समर्थन नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए लगातार क्या हुआ है, समय समय पर आप कहिए कि पाकिस्तान में जो है अमेरिका हो या पश्चिम के देश हैं वहां पे सैनिक शासन को बढ़ावा मिला है और उन्होंने बढ़ावा दिया भी है। तो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबुल का अम्ब कहाँ से खाए। अगर अमेरिका ने या पश्चिम के देशों ने वहां सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है तो वहां पर एक प्रकार से लोकतंत्र कैसे आ जाएगा। साथ ही वैश्विक इस्लाम जो आपका इस्लामिक आतंकवाद है वहां पे वो बढ़ावा जो दिया जा रहा है उसके कारण भी वहां लोकतंत्र की स्थापना आपकी नहीं हो पा रही है। उसके अलावा देखिए पाकिस्तान में स्थायी लोकतांत्रिक ढांचे का मार्ग प्रशस्त करने में लोकतंत्र समर्थक के दो कारक देखिए। अब देखिए पाकिस्तान में पहली बात तो स्वतंत्र आपके दुशाही आपके प्रेस है जो चाहती है कि वहां लोकतंत्र आए और सेना का शासन है उसके विरोध में लोकतंत्र के समर्थन में बहुत सारे लोग भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा आपका सक्रिय जो मानवाधिकार आंदोलन है वहां समय समय पर होता है, जैसे इमरान खान जो पाकिस्तान में है बहुत मतलब अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, इनको जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो एक अच्छे नेता थे और समाज की कल्याण की बात कर रहे थे, इसलिए ऐसा मतलब वहां की जो एक सेना है उसके षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा, उनको जेल में भेज दिया। तो लगातार वहां पर फिर भी जो मानवाधिकार के लेकर लोग हैं वहां पर आवाज लगातार उठाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष को स्पष्ट कीजिए। उससे पहले आप जानिए कि 1948 में आपका श्रीलंका आज़ाद हुआ जिस समय उसे आपका सिलोन कहा जाता था, ठीक है। इसके साथ ही आप बताइए वहाँ पर आपका सिंहली जो है वहाँ का मूल धर्म आपका मूल समुदाय है जो बौद्ध धर्म को मानता है और भाषा के आधार पर जो आपका यहाँ पर तमिल जो लोग हैं नए राज्य की जो मांग कर रहे हैं उसका विरोध सिंहाली लोग करते हैं। अब श्रीलंका में तमिलों के साथ भेदभावपूर्ण था क्योंकि सिंहाली लोग शासन में थे, वो तमिलों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हैं उनके साथ और संघर्ष इस कारण से आपका बढ़ जाता है।
बात यह है कि तमिल जो लोग हैं वो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी श्रीलंका में जाकर बसते रहे और लगातार वहाँ पर जाके बस गए। खास करके श्रीलंका जब आप देखते होंगे ऐसा है तो उत्तर जो पूर्व इलाका है श्रीलंका का, यहाँ पर ही भारतीय तमिल आपके बसे हुए हैं। उनके साथ उपेक्षा भरा व्यवहार होता है, उन्हें आपका सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता था। इस कारण से वहाँ विद्रोह शुरू हो जाता है। वो मांग करते हैं कि हमें स्वायत्ता चाहिए शिक्षा में, स्वास्थ्य में, लेकिन तमिल जो लोग हैं उनकी मांगों को सिंहाली लोग नकार देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि आप यहाँ के मूल निवासी नहीं हो, इसलिए हम नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर बताइए कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारतीय जो मूल निवासी आपके तमिल हैं उनकी भूमिका थी, और उन्होंने अपने एक हिंसात्मक संगठन लिट्टे की स्थापना करी। 1983 में लिट्टे की स्थापना होती है, जो श्रीलंका की सेना के साथ संघर्ष करता है और श्रीलंका में एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर लेता है कि भैया हमारे तमिल लोगों के लिए चाहिए। साथ ही श्रीलंका की राजनीति में आप बताइए कि बहुसंख्यक सियानी लोगों का दबदबा है और तमिल सरकार और नेता उनके हितों की उपेक्षा करने का एक दोषारोपण जो है वो लगाते हैं कि तुम लोग हमारे उपेक्षा कर रहे हो। इस कारण से संघर्ष आपको बनता है। 1987 में आप बताओ राजीव गांधी और जयवर्धने समझौता होता है, जिसमें भारत की सेना IPKF, क्या है IPKF का मतलब होता है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, भारतीय शांति सेना वहां जाती है और 2 साल बाद 1989 में वापस आ गई असफल होकर के। ठीक है, 2001 में आपका नॉर्वे और आइसलैंड ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी श्रीलंका में, और 2009 में लिट्टे के प्रमुख प्रभाकरण के मारे जाने के बाद जातीय संघर्ष आज वहां समाप्त हो चुके। ये पॉइंट भी आप वहां पर लिख सकते हो। इसके साथ ही देखो क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, ऐसे वो मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग, और इसी तरह वो ऐसे मसलों के नाम बताइए जिन पर असहमति भी है। सेम ऐसे क्वेश्चन आपका आ जाता है तो आप पहले बता दो। सहयोग जो पहला है कि विगत कुछ वर्षों में भारत बांग्लादेश के आर्थिक संबंधों में सुधार आया है और बांग्लादेश भारत की पूर्वोत्तरों की नीति का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत म्यांमार के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशिया में संपर्क साधने की योजना है। प्राकृतिक आपदाओं में और आपदा प्रबंधन में पर्यावरण के मसले पर दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इसके साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा ब्रह्मपुत्री के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है, और बांग्लादेश में जब बाढ़ आती है उसका जिम्मेदार वो लोग भारत को ठहराते हैं, और वो आज भी है। अभी जस्ट कुछ समय की बात है कि बाढ़ आई थी और भारत पर ही आरोप लगा दी, भारत ने कर दिया। आज वहाँ संघर्ष हो रहा है तो भारत के साथ जो संबंध है उसके वो खराब हुई, पॉइंट भी आप वहाँ पर लिख सकते हो। टीचर भी इस चीज़ को देखेगा कि आप अवेयर हो इस चीज़ को लेकर के। साथ ही इन दोनों के बीच में आप कह लो फरक्का, जो एक नदी हमारी है फरक्का नदी, उसको लेकर के जो विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। इसके साथ कई जैसे मसले हैं जहां पर भारत बांग्लादेश से नाखुश है और बांग्लादेश भारत से नाखुश है। जैसे भारत में अवैध आप्रवास है, जो आपका उसका ढका खंडन करता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं भेजते हैं हम लोग, लेकिन वास्तविकता में वो लोग भेजते हैं। भारत विरोधी जो इस्लामी आपका कट्टरपंथी, जैसे आज भारत वर्तमान में वहाँ दंगे हो रहे हैं, भारत विरोधी गतिविधियाँ हो रही है वो आपका, और भारत की जो सेना है पूर्वोत्तर में जाने के लिए रास्ता मांगती है, बांग्लादेश मना कर देता है, और ढाका का आरोप है कि भारत जो है वो वहाँ के जो प्राकृतिक गैस है उस पर नियंत्रण रखना चाहता है, और यह बांग्लादेश से होकर के भारत कहीं की जो प्राकृतिक गैस मंगा रहा है म्यांमार से, बांग्लादेश उसको भी मना कर देता है। ये सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट्स आप बता सकते हो। एग्जाम में कई दफ़ा आपको क्वेश्चन आता है शिमला समझौता क्या है और इस पर हस्ताक्षर करने वाले नेता कौन से थे। तो शिमला समझौता 1971 के जो युद्ध था उसके बाद हुआ था, और ये आपका 3 जुलाई 1972 में भारत की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी के बीच में और जो वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में समझौता होता है, इसी को शिमला समझौता कहा जाता है। भारत नेपाल संबंधों की अगर हम बात करते हैं तो बीच कड़वाहट के मुद्दे कौन से हैं। देखो वैसे तो भारत पाकिस्तान के बीच में मधुर संबंध है, लेकिन कड़वाहट भी है, जैसे कि भारत की चीन के साथ जो मित्रता नेपाल की है उसको लेकर हमेशा भारत अप्रसन्नता प्रकट करता है कि भाई ये कैसे है आपका है। इसके साथ ही नेपाल भारत विरोधी जो आपके तत्व है उसके आवश्यक कदम उठाता नहीं है, और भारत इससे आपका नाराज रहता है कि भाई भारत के खिलाफ जो आपके यहाँ पर षड्यंत्र रचते हैं आप उस पर काम क्यों नहीं करते हो। साथ ही भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे जो माओवादी आंदोलन है भारत की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं, और इसके अलावा नेपाल के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि भारत की जो मामले मतलब भारत जो है वो नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल देता है, उनके घर के मामले में दखल देता है, और नेपाल की नदी पनबिजली परियोजना मतलब पानी से जो बिजली बनाई जाती है उस परियोजना पर भारत उसको छीनना चाहता है। आंख गड़ाने का मतलब होता है छीनना चाहता है। साथ ही नेपाल यह भी लगता है कि भारत उसे भू क्षेत्र मतलब भूमि से होकर समुद्र जाने से रोकता है। ये सारे पॉइंट आपके नेगेटिव पॉइंट्स आप बता सकते हो। इसके अलावा बताइए यहाँ पर कि भाई दक्षिण एशिया के देशों जो देश हैं उनके बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेश की भूमिका और सीमा का आपका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। आलोचनात्मक का मतलब सकारात्मक नकारात्मक दोनों, और दक्षिण एशिया की आपकी बेहतरी में दक्षेश ज़्यादा भूमिका बड़ी निभा सकता है, और इसको लेकर सुझाव देना है हमें। आप बताइए पहली बात तो दक्षिण एशिया के देशों के बीच में आर्थिक जो सहयोग है उसकी राह तैयार करने में दक्षेश ने अहम भूमिका अदा की है। परिणाम स्वरूप आपके बहुत सदस्य जो बहु स्तरीय आपके संसाधन है आपस में सहयोग कर सकते हैं।
दक्षेश को अधिक सफल बनाने में आप सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन कम से कम साफ्ता आपका समझौता हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर शांति और सहयोग में वृद्धि आई है। साफ्ता का उद्देश्य था आपका 2007 तक कम से कम जो सीमा शुल्क है उसको 20% कम करना, लेकिन ये हुआ नहीं हुआ। ये काम की बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा संघर्ष देशों के बीच में है। साथ ही दक्षिण एशिया की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यूरोपीय संघ की तरह विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम कर सकता है। अपना झंडा, राष्ट्रगान, स्थापना दिवस, मुद्रा, ये सारी की सारी चीज़ें यूरोपीय संघ की तरह अपना सकता है, अपना बाजार बना सकता है। प्रॉब्लम यह है कि इन देशों के बीच में आपसी संघर्ष, जिस कारण से थोड़ा होना मुश्किल लगता है ये चीज़। अगला क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र के किन्हीं 4 प्रमुख अंगों के नाम बताइए। और आपको सिंपल बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आपके 4 अंग कौन कौन से। आम सभा, जिसके 193 आपके मेंबर्स हैं। सुरक्षा परिषद, जिसमें 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। सचिवालय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके सारे अधिकारी, महासचिव, सचिव आपके बैठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आप बताइए, यहाँ पर लगभग 15 जज होते हैं, जो एक जज की 9 साल के लिए होते हैं। मतलब सारे के सारे जज जो कार्यकाल है वो लगभग उनका कार्यकाल 9 साल होता है। जज टोटल 15 होते हैं। वर्तमान हेग में आपका जो हेग है वो नीदरलैंड में, वहाँ पे ये मुख्यालय है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व बैंक के किन्हीं आपके वे कार्यों को उल्लेख करो जो विश्व बैंक के कार्य हैं। तो विश्व बैंक आपका मानवीय कार्यों मतलब शिक्षा में, स्वास्थ्य में लोन देता है, कृषि में, ग्रामीण विकास में, आपका सिंचाई में क्षेत्रों में, पर्यावरण की सुरक्षा में लगातार इस पे, और आधारभूत संरचना मतलब सड़क और शहरी विकास, बिजली में भी लगातार लोन दिया करता है। ये विश्व बैंक की भूमिका होती है। और विकासशील देशों को जब लोन देता है, अगर वो नहीं दे पाते तो उसको माफ भी कर देता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो ये आपका एक ऐसा संगठन है, इसको कह लीजिए कि ये आपका एक गैर सरकारी आपका संगठन है, और लगातार इसका पहला काम होता है मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवाधिकार से संबंधित रिपोर्ट को जारी करना, उनको प्रकाशित करना, और सरकार द्वारा उठाए जा रहे जो दुर्व्यवहार है उस पर केंद्रित करना। ये तो पॉइंट है, ये ऊपर का होगा, उसको काट दो यहाँ पे। अगला इसके साथ ही देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है जो मानवाधिकारों की वकालत और उससे संबंधित अनुसंधान करता है। मानवाधिकारों के आपके ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है और मानवाधिकारों के क्षेत्र में क्या योगदान है। देखो, पहले तो आप बताओ कि ये पूरे विश्व में मीडिया का ध्यान जो है मानवाधिकार के उल्लंघन पर आकर्षित करता है। बारूदी, यहाँ पर जो है वो बारूदी है, बारूदी जो सुरंग है वहाँ पर बाल बच्चे जो होते हैं उनके काम करने पर रोक लगाया इसने, तो बाल श्रमिकों पर इसने रोक लगाया। अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना में इसकी भूमिका रही है। इस अगला क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ एक अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या आपके सुधार चाहिए, क्या सुधार करने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रसागी बनाने के लिए क्या आपके काम हो सकते हैं और क्या सुझाव हमारे पास है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप देखें थोड़े थोड़े से डिफरेंट है, बट आंसर इनका सिमिलर है। आप बताइए सबसे पहले कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के 60 साल जब उसको पूरे हो गए थे, सालगिरह मना रहे थे हम लोग सितंबर 2005 में, तब उसके अवसर पर हमें लगा कि भाई इसको मजबूत बनाने के लिए, इसको आज के समय प्रासंगिक का मतलब होता है उपयोगी बनाने के लिए हमें कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। पहला कदम जो उठाया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति संस्थापक आयोग का गठन। इसकी स्थापना इसलिए की गई कि भाई यूएनओ का ये संगठन जो होगा, ये आपको जो वर्ग होगा वो केवल लोकतंत्र की शांति की स्थापना के लिए काम करेगा। दूसरा, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों की रक्षा ना कर पाए, अत्याचार से ना बचा पाए, तो विश्व बिरादरी मतलब दुनिया की जो वर्ल्ड के बड़े बड़े देश हैं वो उसको बचाएंगे। साथ ही मानवाधिकार परिषद की स्थापना जो कि आपका 19 जून 2006 से सक्रिय है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आपका है उसको आपका रखा गया, और हर रूप रीति में आतंकवाद की निंदा की गई। ये सारे के सारे आपके उसको ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए काम किए गए। मानवाधिकार का देखो यहाँ मतलब होता है कि मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ पे एक ऐसा डेवलपमेंट आपका गोल था कि अगले 10 साल में हम लोग इतना विकास करेंगे, ये करेंगे। और आतंकवाद की निंदा का मतलब है कि आतंकवाद कोई भी करे, किसी भी धर्म, किसी वर्ग से हो, उसकी हम अवहेलना करेंगे, भाई चीज़ गलत है। लोकतंत्र कोष का गठन का मतलब होता है कि भाई लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए केवल एक संगठन जो आपका है ये लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए ही काम करेगा। न्यायशीता परिषद आपका ट्रस्टी काउंसिल हुआ करता था जो सही से काम नहीं कर पाया तो उसको समाप्त कर दिया गया। ये सारी चीज़ें आपका उसको ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए की गई थी। हमारा है सुरक्षा परिषद के नए सदस्यों के लिए 1997 में सुझाए गए किन्हीं 6 मानदंडों का वर्णन करो। अथवा में आपको क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के नए सदस्य जो स्थायी हैं या अस्थायी सदस्यों के लिए प्रस्तावित किन्हीं 6 मानदंडों को उजागर करना है। विगत वर्षों में सुरक्षा परिषद जो आपका है उसके नए सदस्यों के लिए क्या स्थायी और अस्थायी क्या मानदंड है। तो आप सिंपली बताओ, अगर आपको स्थायी या अस्थायी सदस्य बनना है सुरक्षा परिषद का तो बड़ी आर्थिक शक्ति आप होनी चाहिए, बड़ी सैन्य क्षमता आपके पास होनी चाहिए, सुरक्षा परिषद के जो यूएनओ है उसके बजट में आपका योगदान होना चाहिए, बड़ी जनसंख्या आपके पास होनी चाहिए,
भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति में विश्व की जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसको आप कहीं बढ़ावा देने वाले होने चाहिए। साथ ही नया जो देश आपका है वो लोकतंत्र और मानवाधिकार को सम्मान करता हो। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, क्वेश्चन एक आता है कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए। आप बताओ, भारत विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति 5वें नंबर पे है, बड़ी सैन्य क्षमता होनी चाहिए 4थे नंबर पे भारत है, बजट में योगदान भारत का 21वें स्थान पे है, जनसंख्या पहले स्थान पे, विश्व की विविधता में कहूँगा पहले पे ही भाई, उसके अलावा मानवाधिकार को भी हम लोग मानते हैं, तो इस कारण से हमें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। 33वां हमारा क्वेश्चन है कि बदलते विश्व परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र बेहतर और मजबूत बनाने की आवश्यकता जो है वो अनुभव की जा रही है। इसे मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी क्या हमारे पास सुधार है, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको मजबूत बनाने के लिए 2 सुधार संयुक्त राष्ट्र संघ में करने की मांग की गई। एक बनावट और प्रक्रिया में उसके सुधार करने की मांग है। बनावट प्रक्रिया में बोला गया कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी और अस्थायी जो सदस्य है उनकी संख्या बढ़ा दी जाए, जिससे आपका संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। अब एक बात बताओ, अगर एक संगठन है उसमें एक ही जगह के लोग सारे के सारे हैं, बाकी जगह के लोग नहीं हैं, तो क्या वो बढ़िया तरीके से काम करेगा? आंसर नहीं करेगा। तो बाकी लोगों के जगह को भी, ये लोग जो है वहाँ के, उनको भी शामिल इसमें किया जाना चाहिए। यही मांग आपके अफ्रीका के, एशिया के और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश कर रहे हैं। इसके अलावा इसी वाले में आपका जो अमेरिका जैसे देश है, पश्चिम के देश है, विकसित देश है, वो कह रहे एक काम करते हैं, बजट में चेंज कर दो। बजट का मतलब हम लोग पैसा देते हैं तो बाकी जो सदस्य जुड़े हैं वो भी पैसा दे, इसकी मांग वो कर देते हैं। दूसरा आपका जो सुधार की मांग होती है वो न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा है। पहले में क्या था, बनावट प्रक्रिया, दूसरा न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा। इसमें भी 2 विचार है। एक तरफ जहां विकसित देश, कौन से विकसित देश चाहते हैं कि शांति और सुरक्षा केवल क्या हो कि भैया यूएनओ केवल शांति सुरक्षा तक ही आपको काम को सीमित रखे, वहीं पर जो बाकी देश है वो कह रहे कि नहीं भाई, स्वास्थ्य में, शिक्षा पर, जनसंख्या, मानवाधिकार, लिंगत न्याय, सामाजिक न्याय, इन सब क्षेत्रों पर आपका यूएनओ को काम करना चाहिए। इसके अलावा 1992 में कुछ शिकायतें भी की गई थी यूएनओ में कि भाई आप ये काम नहीं करते हो। तो क्या काम नहीं करता है? सबसे पहली चीज़, जो आपका यूएनओ है उसके सुरक्षा परिषद जो है उसमें वास्तविक राजनीति की नुमाइंदगी नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि यूएनओ सही तरीके से काम आपका नहीं कर रहा है। दूसरा, इसके जो भी काम है, ये जो भी इसके मूल्य हैं उस पर पश्चिमी हितों की छाप है। कहने का मतलब जो भी ये काम करता है विकसित देशों के अनुसार करता है। और सुरक्षा परिषद में बराबर की नुमाइंदगी नहीं है। बराबर की नुमाइंदगी का मतलब यही है कि यहाँ पर सब लोगों को समान अधिकार नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा आप बताओ कि जब यूएनओ को 60 वर्ष पूरे हुए, पहले बताओ कि 24 अक्टूबर आपका जो कि 1945 है, उसमें आपकी यूएनओ की स्थापना होती है और 2005 में इसको 60 साल पूरे हो जाएंगे। 60 साल पूरे होने पर 6-7 कुछ चेंज करता है, जिसमें से 3 चेंज आपके सामने है। पहला, ये विश्व शांति संस्थापक आयोग का गठन करता है जो विश्व भर में शांति की स्थापना करेगा। दूसरा, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों की रक्षा न कर पाए, उसमें असफल हो जाए, तो विश्व बिरादरी का मतलब है दुनिया के विकसित देश उस जगह पे जाए और नागरिकों को, लोगों को बचाएं। मानवाधिकार परिषद की स्थापना आपका 2006 में 19 जून को आपको कर दी गई। ये सारे के सारे चेंजेस यूएनओ को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए या प्रासंगिक बनाने के लिए किए गए थे। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है यूनिसेफ, जिसमें आप बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ आपका बाल कोष है। क्या है ये? संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, जिसकी स्थापना आप बताइए 11 दिसंबर 1946 को हुई। वर्ष 1950 में इसका नाम जो था वो अंतर्राष्ट्रीय की जगह आपातकालीन शब्द को हटा दिया गया। पहले मतलब आपातकालीन शब्द भी देखो जहाँ था, लेकिन आपातकालीन शब्द को हटाया गया, जिसके बाद इसका नाम सिर्फ है संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष। और यूनिसेफ जो है इसका छोटा नाम है। इसके साथ ही इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क शहर में है और इसकी कैथरीन रसल जो है वो इसकी अध्यक्ष हैं। वर्तमान में इसके 193 देश हैं और इसके सदस्य मतलब, और उन सब में ये बच्चों के विकास के लिए काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो कि आप कहिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका सबसे पहला काम यही है कि वो श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है उसको सुनिश्चित करना, कि उनके लिए काम करने की दशा सुनिश्चित करना। साथ ही सामाजिक और जो न्याय है उनको, वो सामाजिक न्याय दिलवाना, ये इसका काम है। इसके अलावा स्थल जहाँ वो काम कर रहे हैं उसकी सुरक्षा करना, कि उस जगह पे उनको सुरक्षा मिले, समानता और सम्मानजनक स्थिति हो, अच्छी स्थिति हो जहाँ वो काम करें, और श्रमिकों के अधिकारों, उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए काम करता है। साथ ही महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने की भी बात करता है ये। यूनेस्को, एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। यूनेस्को क्या है तो सिंपल आप बताओ। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक वैज्ञानिक आपका सांस्कृतिक संगठन, इंग्लिश में आप कहिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना, पेरिस में इसका मुख्यालय है। यूनेस्को एक विशेष निकाय है जो विश्व स्तर पे आपका शिक्षा हो गया, प्रकृति विज्ञान हो गया,
समाज और मानव विज्ञान हो गया, और संस्कृति को और संचार को बढ़ावा देने की बात करता है। साथ ही यूनेस्को अपने सदस्य देश जो इसके शामिल है इसमें, उनमें शिक्षा हो गया, तकनीक हो गया, शैक्षिक प्रशिक्षण हो गया, मीडिया की स्वतंत्रता होगी, इस सबको बढ़ावा देने के लिए काम करता है। 193 इसके वर्तमान सदस्य देश हैं, जिसमें आपका इसकी अध्यक्ष का नाम है ओडे ओजोले, ठीक है। उसके अलावा भारत 1946 में इसका सदस्य बन जाता है। इसके अलावा इसने डेट्स को घोषित कर रखा है, जिसमें 8 मार्च को महिला दिवस है आपका, 3 मई को प्रेस दिवस आपका है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस है। ऐसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय आपके दिवसों को भी घोषणा इसने कर रखी है। साथ ही सुरक्षा से आप क्या अभिप्राय है, भारत की सुरक्षा संबंधी रणनीति, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और प्री बोर्ड में आने के काफ़ी चांसेस हैं इसके। आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। अब क्वेश्चन ये है कि सुरक्षा से क्या अभिप्राय। भाई सुरक्षा बहुत सिंपल है, बुनियादी खतरों से आज़ादी या भय से मुक्ति ही आपका सुरक्षा है। और इसके अलावा भारत की सुरक्षा रणनीति 4 है। पहला, अपनी सैन्य क्षमता मजबूत करना, क्योंकि आपका 19 चाहे 47-48 हो, चाहे आपका 62 हो, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, बहुत सारे युद्ध हमने लड़े हैं, तो हमारी सैन्य क्षमता को मजबूत करना पहला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नियमों को, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनके नियम कायदे कानून को बढ़ावा देना, क्योंकि हम चाहते हैं कि विश्व स्तर पर शांति रहेगा तो हमारे क्षेत्र में भी शांति स्थापना हो जाएगी। ये पॉइंट आपको बता देना है इसमें। थर्ड, आप बताओगे कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना। तीसरा, हम लोग क्या करते हैं, अपनी अंदरूनी सुरक्षा को हम मजबूत कर लेंगे, जो भी जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, पूर्वोत्तर भारत में है, तो उन संघर्षों को, उन विवादों को हम हल करने की बात करते हैं, जिससे हम मजबूत हो सकें। आर्थिक विकास, अब देखो सब चीज़ सही है, लेकिन अगर पैसा ही नहीं है, पैसे से आप समृद्ध नहीं हो तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम लोग अपना आर्थिक विकास पर भी ध्यान देने की बात करते हैं, आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने की बात करते हैं, समाज के सभी वर्गों का समान विकास किया जा सके। सुरक्षा से क्या अभिप्राय है और खतरे के किन्हीं 4 स्रोतों का भूमिका का वर्णन करिए। वैश्विक निर्धनता किस प्रकार खतरे का स्रोत है, खतरे के स्रोत के किन्हीं 3 आपके जो स्रोत उनकी पहचान कीजिए। सुरक्षा आपका जो एक अपारंपरिक धारणा है वो पक्ष क्या है, मानवाधिकार, मानव सुरक्षा क्या है, विश्व की सुरक्षा क्या है। ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। आंसर बिल्कुल सेम रहेगा, आंसर सेम रहेगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। तो आंसर याद रखो, पहली बात सुरक्षा वही, खतरे से आज़ादी, भय से मुक्ति ही आपका सुरक्षा है। और सुरक्षा के नए स्रोत में सबसे पहला जो नाम आता है वो आतंकवाद का है। आज विश्व स्तर पे आपका जो आतंकवाद है वो अंधाधुंध आपके लोगों की हिंसा कर रहा है, लोगों को मार रहा है, दहशत की भावना बढ़ रहा है। जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे बमबारी करता है, वहाँ विस्फोट करता है, ये सारे के सारी घटनाएं आप देख सकते हैं। 2001 में अमेरिका में न्यूयॉर्क में आपका जो हमला होता है, 2018 आपके 8 में भारत में हमला होता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो आतंकवाद कर रहा है और मानव के लिए बहुत खतरा है। दूसरा, मानवाधिकार का आपका हनन। जैसे देखो, मानवाधिकार की 3 कोटियाँ होती हैं, जिसमें राजनीतिक अधिकार आपका होता है, जिसमें आप अपने राजनीतिक अधिकार में चुनाव लड़ सकते हो, अभिव्यक्त अपनी बात रख सकते हो। सामाजिक आर्थिक अधिकार हमारे होते हैं, जिसमें काम कर सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा में मिलती है। और तीसरे जो हमारा अधिकार सुरक्षा में मानवाधिकार में है वो है औपनिवेशिक जनता का अधिकार। जो जनता किसी की गुलाम भी है, उसके पास भी अधिकार है कि वह अपने जीवन यापन कर सकती है और अपनी बातों को रख सकती है। वैश्विक गरीबी, देखो विश्व भर में पहली बात जनसंख्या बताओ कि भैया 7 से 8 अरब है, लेकिन अभी वर्तमान में आपका 8 से 9 अरब जनसंख्या है। आने वाले ये हो चुकी है आप, ठीक है। इसके अलावा बताइए, लगातार जनसंख्या जहाँ बढ़ रही है तो वहाँ पे वैश्विक आपकी जो निर्धनता है वो भी बढ़ रही है। विश्व के 50% जो जनसंख्या है वो केवल 6 देशों में है। भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया में आपका शामिल है। ये बातें आप बता दोगे। और पिछले कई समय में आपको जो गरीब देश है वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, तो वहाँ गरीबी और ज़्यादा बढ़ रही है। और इसके अलावा आप यहाँ इसमें बता सकते हो कि जहाँ पर आपका गरीबी ज़्यादा है वहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है, जहाँ पर गरीबी कम है वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। क्यों? उसका रीज़न भी यही है कि जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है और यहाँ जनसंख्या आपकी कम होती है। उसके अलावा बताइए, स्वास्थ्य महामारियाँ क्या है, कौन सी ऐसी महामारियाँ हैं जो विश्व स्तर पर फैली हैं और मानव के लिए खतरा है। चाहे एड्स की बात कर लें, बर्ड फ्लू की बात कर लें, सार्स की बात कर लें, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके अलावा आपका बहुत सारे डेंगू है, मलेरिया जैसी हैजा जैसी बीमारियां आपकी फैली, इबोला वायरस जैसी बीमारियां हैं। वर्तमान में आप कोविड-19 का नाम भी इसमें बिल्कुल जोड़ सकते हैं। कोविड-19 भी आपकी एक महामारी थी जिसके स्तर पे बहुत सारे लोग मारे गए थे। सारे के सारा है। मैड काऊ वाला 1 नंबर में आता है, तो मैड काऊ आपको ब्रिटेन बताना कि ब्रिटेन में आपको मैड काऊ की समस्या आपकी थी। इसके अलावा अगर बताइए कि कौन सा देश है जहाँ पर एड्स बीमारी जो है हर 6 में से 3 लोग हैं, तो आपका बोत्सवाना है। क्या है? बोत्स जो वाना है आपका, वहाँ पर इस प्रकार की बीमारी समस्या ज़्यादा है। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, इस बात को समझिए। आंतरिक सुरक्षा का मतलब ये होता है एक देश को अंदर से, घर के देश के अंदर से चुनौतियाँ होती है। जैसे भारत को कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर के जो राज्य है वहाँ से आपको गड़बड़ी होने की आशंका होती है और इसके कारण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बना रहता है। लेकिन जो बाहरी सुरक्षा है वो किसी देश से, दुश्मन देश से, बाहरी सुरक्षा क्या है? किसी दुश्मन देश से, पड़ोसी देश से हमें सैन्य खतरे का हमला रहता है या भय रहता है, उसको बाहरी सुरक्षा कहेंगे। बाहरी सुरक्षा में आप बताओ, अवरोध होता है। अवरोध मतलब
रोग की संतुलन की स्थिति होती है, जिसमें दोनों ही आप प्रकार से एक दूसरे पर हमला करने से डरते हैं ताकि मैं खत्म ना हो जाऊं। ये शीत युद्ध के दौरान ऐसा हुआ था। मान लो ये मजबूत है, आप भी मजबूत हो, क्या आप दोनों लड़ोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता ये भी है और मैं भी हूँ, दोनों में से किसी को नुकसान होगा तो लड़ोगे ही नहीं। सैन्य शक्ति मजबूत करना, अपनी सैन्य शक्ति को आपको मजबूत करने की बात की जाती है, जिससे राष्ट्र सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। शक्ति संतुलन की बात आती है कि भैया जो देश हैं आपस में आपका उतना शक्तिशाली बन जाए ताकि सामने वाला हमला न करे। जैसे उदाहरण के लिए भारत ने 1998 में आपका परमाणु परीक्षण करा, सेम ईयर 1998 में आपका पाकिस्तान ने कर रहे हैं, तो अब शक्ति संतुलन बन चुका है, कोई भी परमाणु हमला नहीं कर सकता है। गठबंधन का मतलब क्या होता है? देखो भाई, गठबंधन आपका जो होता है इसमें आप अकेले की जगह आप ग्रुप में लड़ते हो। जैसे नाटो विश्व में एक संगठन है जो बहुत सारे देश मिलकर के संगठन है, वैसे ही ग्रुप में जो देश लड़ते हैं आपस में मिल जाते हैं और अपनी सुरक्षा करते हैं, वो गठबंधन का माध्यम भी आपका बाहरी सुरक्षा में आता है। सुरक्षा के लिए नए खतरे के रूप में आतंकवाद का के लिए अलग क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बताओ, आतंकवाद नागरिकों को अंधाधुंध जानबूझकर जो एक प्रकार से मारता है, राजनीतिक हिंसा करता है, और आतंकवाद में अधिक से अधिक जो राज्य है वहाँ आपका अशांति फैलाई जाती है, लोगों में दहशत की भावना भरी जाती है, जनता के लक्ष्य बनाया जाता है, जनता को मारा जाता है, और बड़े स्तर पर यहाँ पीड़ित सरकार जो है संघर्ष कर रही होती है आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवादी परंपरागत रूप से विमानों का अपहरण करते हैं, रेलगाड़ियों, बाजारों, भीड़ भाड़ वाली स्थलों पर बम विस्फोट कर देते हैं। 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में आपकी जो घटना हुई वो इसी का बहुत बड़ा उदाहरण है। भारत के मुंबई में भी 2008 में इस तरह की घटनाएं आपकी घट चुकी हैं। वैश्विक विश्व की साझी संपदा से क्या समझते हो, या फिर आपके वैश्विक साझी संपदा क्या है और विश्व की साझी संपदा क्या अर्थ है? देखो, क्वेश्चन के पैटर्न बहुत सिंपल वही चीज़ें हैं, बस आंसर भी आपको थोड़ा वैसा ही लिखना है। वैश्विक संपदा उसे कहेंगे जिसमें किसी एक देश का अधिकार ना होकर के सभी देशों का अधिकार होता है। जैसे पृथ्वी का वातावरण, समुद्र का तल, अंटार्कटिक ध्रुव, बाहरी अंतरिक्ष, ये सब हमारा है, हम सब का है, ये आपका वैश्विक संपदा है। अब इसके अलावा बताओ आप कि किस प्रकार से सुझाव दे सकते हैं। वैज्ञानिक शोध और व्यावसायिक जो दोहन है, इसके अलावा होने वाली जो अन्य गतिविधियां हैं उनको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। पर्यावरण को क्षति से रोकने के लिए विकसित देशों को, जो विकसित देश हैं, पश्चिम देश हैं, उनको पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहिए। विकासशील देशों को थोड़ा सा तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। वैश्विक संपदा की जिम्मेदार न केवल साझी है बल्कि अलग अलग भी है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? बिल्कुल सही बात है भाई। जो पर्यावरण का मसला है उस पर अगर मैं आपको बताऊं तो दो ध्रुव हैं आपके, एक उत्तरी गोलार्ध आपका है, एक आपका दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध जो है वो विकसित देश है। कौन से देश हैं? आपके विकसित देश हैं, ठीक है, और दक्षिण में आपके विकासशील देश हैं, ठीक है, दक्षिण में विकासशील देश हैं। अब विकसित देशों का ये मानना है कि जिस रूप में पर्यावरण है उसी रूप में चर्चा करेंगे। कहने का मतलब जो भी नियम, कायदे, कानून लागू होगा वो सब पर समान होगा। विकासशील कह रहा नहीं भाई, तुमने ज़्यादा शोषण करा है, तुम्हारी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, मैं बाद में आया हूँ, मैं थोड़ा कम कराऊँ तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम बनेगी। यही बात है आपका कि उत्तरी को आपका दक्षिण गोलार्ध का रवैया थोड़ा अलग है। उत्तर गोलार्ध कहता है कि पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। वे चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण सभी देशों की जिम्मेदारी बराबर हो। ऐसे कैसे हो? विकासशील देश कहते हैं कि नहीं भाई, एक काम करो, तुम्हारी जिम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि तुमने औद्योगिकरण ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, तुम्हारा मसला ज़्यादा है, पर्यावरण को तुमने नुकसान पहुँचाया, हमने नहीं करवाया, तो भरपाई भी तुम ज़्यादा करोगे और हम कम करेंगे। हम औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, हम अभी विकास कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा छूट मिलनी चाहिए। 1992 में रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो कि ब्राज़ील में हुआ, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी की भूमिका को इसमें सिद्धांत में लाया गया। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि धरती के आपके जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको अखंडता और गुणवत्ता की बहाली के लिए, सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमें बहुत सारी ज़रूरत है, आपसी सहयोग की ज़रूरत है। इस बात को यहाँ पर देखा गया था। साथ ही आपका विश्व के विकसित देश जो हैं वो वैश्विक पर्यावरण पर ज़्यादा दबाव है और उन्हें ज़्यादा उसका योग किया है, तो वो उस चीज़ पर संसाधनों का कम इस्तेमाल करें। खास करके आप कहें यहाँ टिकाऊ विकास की जो अवधारणा है उसको जिम्मेदारी को इन्हें स्वीकार करना चाहिए। टिकाऊ विकास मतलब ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाया जा सके। उसके अलावा 1992 में ये आप देखिए, आप का है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में इस बात को कहा गया कि साझी परंतु अलग जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि सबने अलग अलग तरीके से नुकसान पर्यावरण को पहुँचाया, तो उस हिसाब से जिम्मेदारी होनी चाहिए। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों नहीं चाहिए, साझी संपदा क्या है और पर्यावरण की चिंता क्यों नहीं चाहिए, ऐसे करके क्वेश्चन देखो बार बार घुमाता है। कई दफ़ा आपका CBSE में आए हुए, तो इस चीज़ को समझो, आंसर वही है। साझी संपदा वही है जिसमें किसी एक व्यक्ति, एक समूह का अधिकार ना हो करके समस्त विश्व, समस्त सभी लोगों का अधिकार हो, उसे हम साझी संपदा कहेंगे। अंटार्कटिका, समुद्री सतह, अंतरिक्ष, ये सब कुछ आपका सबकी संपदा है। अब हमें क्यों चिंता करनी चाहिए? क्योंकि लगातार कृषि योग्य जो भूमि है, जहाँ पर कृषि की जा सकती है, उस भूमि की लगातार कमी हो रही है, इसलिए हमें चिंता करनी चाहिए।
दूसरा, स्वच्छ जल की लगातार कमी हो रही है, पीने योग्य पानी की कमी पड़ रही है। इस कारण आप बताइए कि 2 अरब आपका 60 करोड़ जनसंख्या साफ पानी को वंचित है उससे। वनों की लगातार कटाई हो रही है जिससे जलवायु परिवर्तन होगा, जैव विविधता को हानि होगी, इसलिए हमें चिंता करनी चाहिए। पारिस्थितिक जो तंत्र है आपका, पर्यावरण का जो तंत्र है, ओजोन जो लेयर है वो लगातार उसमें छेद पाया जा रहा है और जिससे तापमान में और क्लाइमेट में चेंज आएगा, इसलिए चिंता करनी चाहिए। समुद्री तटीय क्षेत्रों में आपका प्रदूषण फैल रहा है जिस कारण से जो जलीय जीव है उनको नुकसान पहुंचेगा समुद्री सतह पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इन कारणों से हमें चिंता करनी चाहिए। आप केवल की पॉइंट्स को समझो, आंसर तो मैंने सारा इसमें लिख ही रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए किन्हीं 4 कदमों की व्याख्या कीजिए और भारत द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए, पर्यावरण को बचने के लिए क्या उपाय सुझाए गए। साथ ही भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के निम्नीकरण को रोकने के लिए उठाए गए जो कदम हैं उनमें से किसी 3 कदमों को आपको वर्णन करना है। पहली बात आपको बताना है कि भाई भारत सरकार ने 2001 में ऊर्जा संरक्षण आपका अधिनियम पारित किया, जहां पर भारत सरकार ऊर्जा को बचाने के लेकर काम करता है। उसके अलावा स्वच्छतर ईंधन का प्रयोग करने में बढ़ावा दिया गया। उसके साथ ही नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, ये आपका फ्यूल है, ठीक है, ऑटो फ्यूल पॉलिसी जो उसको बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा आप बता सकते हैं यहाँ पर कि भारत सरकार ने सीएनजी की बसें हो गई ऑटो चलाने पर बल दिया। 2003 में बिजली अधिनियम पारित किया जिसमें बिजली के पुनर्वाह इस्तेमाल, दोबारा से इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। और अभी जो आपका है प्राकृतिक गैस के आयात पर, स्वच्छ कोयले के उपयोग कर और वैश्विक स्तर पर जो प्रौद्योगिकी हो रही है ना, तो प्रौद्योगिक विकास को अपनाने की बात पर रुझान चल रहा है। भारत का योगदान आपका ये है। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है और वैश्वीकरण के किन्हीं 3 आपके सांस्कृतिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण की 3 राजनीतिक और आर्थिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण के 4 या 6 परिणाम जो भी हमारे पास हैं उनकी व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि इसी क्वेश्चन में तीनों ही टॉपिक को कवर अप करवा दूंगा। अगर कोई सा भी पूछा जाता है आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक, आपको अलग अलग तरीके से भी बताने के सारे पॉइंट्स यहाँ बना दिए, इनको समझ लो, बस यही लिख देना तो आपका काम हो जाएगा। जैसे वैश्वीकरण में राजनीतिक सबसे बड़ा जो प्रभाव आता है, उससे पहले आपको बता दूं वैश्वीकरण है क्या। वैश्वीकरण है व्यक्ति, पूंजी, वस्तु, विचार और श्रम का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। किसका? व्यक्ति का, पूंजी का, वस्तु का, विचार का, श्रम का, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही वैश्वीकरण है। और भारत में अगर बात करोगे तो 1991 में भारत में वैश्वीकरण आया, जिस समय आपके नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और वित्त मंत्री आपके मनमोहन सिंह थे। तो पहला जो वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव है वो यही है कि राज्य की जो प्रभु सत्ता है, उसकी परंपरा की जो अवधारणा है वो प्रभावित किया है। राज्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की क्षमता में कमी आई है। तो पॉइंट आपका बनेगा, सरकारों की इच्छा अनुसार कार्य करने की क्षमता में क्या आई है? कमी आई है, उसको घट गया है मतलब। दूसरा, कल्याणकारी राज्य की जगह अब क्या है? कम से कम कार्य करने वाले राज्य को बढ़ावा मिला है, मतलब न्यूनतम हस्तक्षेपी राज्य को बढ़ावा मिला है। ये दूसरा पॉइंट बनेगा। राज्य केवल अब 2 काम करता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखता है और दूसरा विदेशी आक्रमण से सुरक्षा करता है। तो सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना केवल 2 ही काम करता है। वैश्वीकरण कारण राज्य कमजोर हुआ है, गरीबों के हितों के लिए, रक्षा के लिए काम राज्य अब नहीं करता है, बहुत कमी, क्षमता में कमी आई है। साथ ही राज्य अब आपका सूचना प्रौद्योगिकी और राज्य के समुचित शासन की क्षमता को और बढ़ावा देने में काम करता है। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति जो आई है उसने राज्य की क्षमता में भी इजाफा कर दिया, मतलब फायदा भी पहुंचाया, बाकी सब नेगेटिव थे, ये थोड़ा पॉजिटिव है। आपके आर्थिक परिणाम, तो सबसे पहले आप बताइए कि संपूर्ण विश्व को जो है व्यापार में वृद्धि हुई है। संपूर्ण विश्व में व्यापार बहुत ज़्यादा होने लग गया है। देश पहले आयात पर प्रतिबंध थे, लेकिन अब आयात पर कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। निवेशकर्ता या इन्वेस्टर जो होते, पैसा लगाने वाले, कहीं भी निवेश कर सकते हैं और इसके चलते जो वैश्वीकरण है उसके चलते आपका सीमाओं की जो सीमा होती थी, बाधा वो खत्म हो चुकी है। और खास करके आप बताओ कि आर्थिक वैश्वीकरण ने क्या किया है। समर्थकों के अनुसार जो आपका विश्व के प्रत्येक देश की जो अर्थव्यवस्था है वो समृद्ध हुई है, खुलेपन को बढ़ावा मिला है, आपका जो रोक टोक थी वो खत्म हुई है। साथ ही व्यापार में हो रही आपका जो हर देश में एक वृद्धि है वो बेहतर आपका दिखाने का मौका है और हर देश में बेहतर आपका ही हो रहा है और पूरी दुनिया को उसका फायदा आपका मिल रहा है। इसके अलावा आप बता सकते हो कि यहाँ पर रोजगार में वृद्धि हुई है आपका। उसके अलावा FDI आपका है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ें लगातार बढ़ी हैं। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम क्या हैं? देखो, सांस्कृतिक परिणाम में आप ये बता सकते हैं कि भाई ये पश्चिमी जो संस्कृति आपका नीली जींस है उसमें भारतीय कुर्ता चल रहा है, मतलब दोनों को पहना जा रहा है। साथ ही आपका साथ साथ संस्कृति, छोटी छोटी संस्कृतियों को समाप्त करने की कगार पर है। ये नेगेटिव है कि आजकल छोटी छोटी संस्कृतियाँ जो हैं, जो संस्कृति पहले थी वो लोगों की अब खत्म हो रही है, क्योंकि उनकी जगह पर अब कौन आ रहा है? बड़े बड़े जो संस्कृतियाँ हैं उन्होंने उसकी जगह ले ली है। जैसे भारत में अब वसंत की जगह आपका वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। लोगों के खान पान में और पहनावे में बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ है सांस्कृतिक। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि एक वैश्विक संस्कृति का उदय हो रहा है, जो विश्व की एक संस्कृति है, खासकर वेस्टर्न कल्चर में कह सकता हूँ। और विश्व की राजनीतिक और आर्थिक रूप से संपन्न जो देश है उनकी संस्कृति अपने से छोटे देशों पर ज़्यादा हावी सी हो रही है। ये पॉइंट भी आप बता सकते हो।
अगला हमारा क्वेश्चन है, सांस्कृतिक समरूपता से क्या अभिप्राय है, किसी एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। देखिए, सांस्कृतिक समरूपता है किसी भी विश्व स्तर पर एक नई संस्कृति है, विश्व की संस्कृति का उदय हो रहा है और इसमें विश्व संस्कृति में खासकर पश्चिमी जो संस्कृति है उसको लादा जा रहा है आपका, या उसको लाया जा रहा है और इसमें रहन सहन खान पान में भी हम बदलाव देख सकते हैं। इसने कहा कि नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ आपका नीला कुर्ता होता है, मतलब नीली जींस होती है, वहीं पर हमारा कुर्ता भी पहना जा रहा है, तो एक तरीके से खराब है भी नहीं और ख़राब है भी। ख़राब इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों को कल्चर को आज पहना जा रहा है, लोग हर अपने कल्चर को छोड़ भी नहीं रहे थोड़ा बहुत और दूसरे कल्चर को अपना रहे हैं। नेगेटिव ये है कि पश्चिमी संस्कृति हावी सी हो रही है, ये नेगेटिव चीज़ भी कहीं ना कहीं, इस बात को भी आप याद रख सकते हो। वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए और क्या एक बहुआयामी अवधारणा है। बिल्कुल सही है। वैश्वीकरण जो आपका है, व्यक्ति, पूंजी, वस्तु, विचार और श्रम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, इस वैश्वीकरण कहते हैं। आज आप एक प्रकार से वैश्वीकरण कारण क्या है, एक छोटी सी भी अगर घटना है तो हज़ारों मीलों दूर अगर आप देखें तो उसे भी प्रभावित वो कर देती है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी धारणा कैसे है, तो व्यक्ति भी है, पूंजी भी है, वस्तु, विचार, श्रम, इन सब का प्रभाव बिना रोक टोक के होता है। सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक बहुत सारी धारणाओं को ये प्रभावित करता है, इसलिए ये बहुआयामी आपका धारणा भी कह सकते हो इसको। क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के 3 लाभों का वर्णन कीजिए। तो आप बताइए, लाभ यही है कि 1991 में वैश्वीकरण आया और वैश्वीकरण से आपका पूंजी निवेश में वृद्धि होती है, तकनीकी जो आपका विकास है उसको वृद्धि होती है। इसके अलावा आपका रोजगार के जो अवसर है वो भी बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपका बेरोजगारी जो है वो आपकी रोजगार में भी बढ़ा है आपका। और नेगेटिव अगर मैं जाऊंगा तो बेरोजगारी भी बढ़ी है, ठीक है, राजनीतिक आपका अस्थिरताएं भी आई है, राज्य कमज़ोर भी हुए, नेगेटिव में आप ये भी बता सकते हो। साथ ही राज्य की कल्याण कार्य करने की क्षमता जो है वो कम हुई है और अंतर्राष्ट्रीय निगमों ने पैर पसार लिए हैं, उनकी क्षमता भी ज़्यादा बढ़ी है। ये नेगेटिव पॉइंट्स भी आप याद इसमें साथ ही साथ कर सकते हो, कोई खास नहीं है। पॉजिटिव में यही रखना कि भाई इसमें पूंजी निवेश हुआ है, रोजगार में वृद्धि हुई है, लगातार आपका सांस्कृतिकरण को बढ़ावा मिला है, या विश्व की संस्कृति की नई उभर के सामने आई, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें बना के अच्छे से लिख सकते हो। वैश्वीकरण कारण राज्य की सत्ता आप कह सकते हो राज्य राष्ट्र के स्थान पर वैश्विक उपभोक्ताओं के हाथ में आ गई है, और हम ये भी कह सकते हैं कल्याणकारी राज्य का स्थान जो है वो बाजार ले रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब राज्य के काम करने की जो क्षमता है उसमें लगातार कमी आई है। तो आप बताइए, वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की जो भूमिका है वो बदली है। इसका सबसे सीधा अगर हम उदाहरण देखें तो राज्य की क्षमता जो है, या राज्य जो क्षमता थी मजबूत आपकी, वो कमज़ोर हो गई है। कल्याणकारी राज्य की जगह न्यूनतम हस्तक्षेपी राज्य ने उसकी जगह ले ली है। राज्य अब कुछ एक काम कर रहा है, जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना हो गया, नागरिक सुरक्षा हो गया, यही काम आपका राज्य अब कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है। बहुराष्ट्र निगमों की जो भूमिका है विकासशील देशों में वो बड़ी है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप बता दीजिएगा। विश्व एक पारस्परिक जुड़ाव क्या है और इसके कौन से घटक है। पारस्परिक जुड़ाव की अगर हम बात करें तो आपका विश्व लगातार आपका एक हो रहा है, विश्व के देश एक हो रहे हैं, विश्व एक ग्राम बन रहा है। लोग व्यापार में, अच्छी जीविका की तलाश में बहुत सारे देशों में आना जाना होता है। तो जब लोग आपस में मिलजुल रहे हैं तो आपका इसमें विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव आपका बन रहा है। और में आपका फुल फॉर्म आ सकता है WSF क्या है, वर्ल्ड सोशल फोरम है, जिसकी आप सबसे पहली बैठक 2001 ब्राज़ील पोर्टो अल्गेरे में होती है। FDI क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये फुल फॉर्म्स भी आप याद कर सकते हो। दूसरी बुक में देखो, अब ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का व्याख्या करना है। कई दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चा फंस जाते हैं, पता ही नहीं पाते क्या है। तो आप बताओ, आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो एकीकरण एक गंभीर समस्या थी, बहुत सारे रजवाड़ों में आपका शामिल था भारत, और उसमें हम बात करें तो भारत का सपना जो था अखंड भारत का, वो सपना टूट जाता। तो इसलिए वल्लभ भाई पटेल जी ने रजवाड़ों को एक करने की अहम भूमिका निभाई। 1947 से ही उन्होंने आपका मंत्रिमंडल में उनके नेतृत्व में गृह मंत्रालय आपका था। 15 अगस्त 1947 को जब आपका जूनागढ़ आपका हो गया, हैदराबाद हो गया, कश्मीर छोड़ करके सभी रियासतों ने हाथ कर दिया, लेकिन इन रियासतों को कैसे न कैसे वल्लभ भाई पटेल ने अपने साथ मिलाया, कहीं शक्ति का प्रयोग किया, कहीं बुद्धि का प्रयोग किया, और काफ़ी चतुराई से आपको भारत को एक अखंड भारत बनाने में इनका योगदान रहा। ऐसा थोड़ा बना के लिखोगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका विभाजन के पश्चात हैदराबाद की रियासत भारतीय संघ में कैसे आपका बनी। तो आप बताओ, सबसे पहले हैदराबाद का शासक निज़ाम था जो स्वतंत्र रहना चाह रहा था, आज़ाद रहना चाह रहा था। भारत के साथ यथास्थिति को बहाल करने के लिए उसने 1 साल का समय मांगा, लेकिन उसी समय किसानों का, महिलाओं का और कम्युनिस्ट पार्टी की जो कांग्रेस पार्टी है वो निज़ाम के विरुद्ध हो गए, क्योंकि इन लोगों को शोषण वो कर रहा था। इसलिए वो रजाकार की नियुक्ति करता है। किसकी? रजाकार क्या होते हैं? अर्धसैनिक बल होते हैं जो सांप्रदायिक अत्याचारी थे। उन्होंने लूटपाट करी, उन्होंने अपहरण करा, महिलाओं का बलात्कार करा, कत्ल करा, जिसके परिणाम स्वरूप 1948 में जब बेकाबू हो गई वहाँ की सेना, तो फिर भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा और कुछ ही समय में आपको आत्मसमर्पण करने पर निज़ाम को मजबूर होकर के भारत ने हैदराबाद को भारत में विलय करवा लिया।
अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग आपका क्या है और इसका गठन कब हुआ, इसकी सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग आपको बताएंगे कि भाई सबसे पहले दिसंबर 1952 में भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश एक राज्य आपका बन गया। दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पे राज्य बनाने की मांग उठ रही थी, तो केंद्र सरकार ने इसको समझा और 1953 में आपका राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी। इसकी जो सिफारिश है यही थी कि भाषा के आधार पर अब राज्य बनाए जाने चाहिए, जो 1956 में अपनी रिपोर्ट देगा, पारित हो जाएगा। 14 राज्य और 6 आपके केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। प्रथम आम चुनाव में आपकी कैसी चुनौतियां सामना करना पड़ा, तो पहला आप बताना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को करवाने में बहुत मुश्किल रही, जिसमें देश में बहुत सारी जनसंख्या रही और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाना बहुत मुश्किल काम था। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन मतलब बंटवारा करना, जैसे लोकसभा में 543 मेंबर्स है तो उसका सीमांकन करना, बंटवारा करना बहुत मुश्किल काम था। तीसरा, मतदाता सूची बनाना। मतदाता सूची में बहुत बड़ी दिक्कत ये हुआ था कि 40 जो लाख महिलाएं हैं उनका नाम गलत दर्ज हो गया था। अला की बेटी, फला की बीवी, उन्हें सही करना, दोबारा सही करना और जो पुराने लोग हैं हटाना, नए को ऐड करना बहुत मुश्किल काम था। अधिकारियों और चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण करना कि भाई वो चुनाव को सही से करवा पाएं। कम साक्षरता के चलते जो मतदान है उसकी विशेष पद्धति, जो कि उसको सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी पद्धति है जो आपकी सही रहेगी हमारे भारत के अनुसार। और भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली फिर अपना ली गई। प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस एक दल का प्रभुत्व क्यों रहा, क्या कारण रहे, तो उसका सबसे पहला जो कारण हम लोग जानते हैं वो है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। कांग्रेस पार्टी का भारत की आज़ादी में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसके नेताओं का रहा, इस कारण से आपका कांग्रेस पार्टी जीतती रही। दूसरा, सुसंगठित होना, क्योंकि सभी वर्ग के लोग शामिल थे, अच्छे तरीके से इसका पार्टी को चलाया जा रहा था, जिस कारण से आपका इसका प्रभाव भारतीय समाज में रहा। इसके अलावा सबसे पुरानी देश की पार्टी है, 1885 में इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने करी थी, तो सबसे पुरानी पार्टी, इस कारण भी इसका प्रभाव रहा। साथ ही राष्ट्र पार्टी आपका था, राष्ट्रव्यापी इसका नेतृत्व था, देश के सभी क्षेत्रों में, सभी राज्यों में इसका प्रभाव है, इस कारण से जीती। करिश्माई नेता में नेहरू जी की बात कर लें, आप गांधी जी की बात करें, अम्बेडकर जी की बात करें, बाकी सारे, और वल्लभ भाई पटेल की बात करें, बहुत सारे नेता इसमें शामिल थे, इस कारण से जीत रही थी। सबको समेट और मेल जोल के साथ चलती थी, क्योंकि भैया सभी वर्ग के लोग शामिल इसमें थे, जाति वर्ग के संप्रदाय के लोग शामिल थे, इसलिए आपको पार्टी लगातार आपका जीत रही थी। भारत की चुनाव प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसमें कि आपको जो सबसे आगे होगा जीत प्रणाली, उसके कारण भी ये लगातार जीती। ये सारे के सारे कारण आपको बता देने हैं। पंचवर्षीय योजना, आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें क्या अंतर है, तो पहला तो यही है कि भैया इसने कृषि पर ध्यान दिया गया। 1951 से 1956 में आपका था। इस योजना के अंतर्गत आपका बांध और सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान और निवेश किया गया। भाखड़ा नागल और हीराकुंड जो बांध है, भाखड़ा नागल आपका हिमाचल पर जाता है और हीराकुंड आपका उड़ीसा, उस पर ध्यान दिया गया, उनको बनाया गया। योजनाकार इसके के.एन. राज आपके थे। और हाँ, धीमी गति से इसमें विकास होता, किसी गति से, धीमी गति से पहले वाले में विकास होगा, पहले वाले में। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका 56 से 61 में है और इसमें उद्योग पर ध्यान दिया जाएगा। और जो देशी उद्योग, हमारे देश के उद्योग हैं, उन पर आपको बचाने के लिए आयात पर भारी शुल्क, बाहर से जो सामान मंगाएंगे उस पर ज़्यादा शुल्क लगाएंगे, जिससे हमारे वाले सामान को बेचा जा सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में। उसके अलावा पीसी महालनोबिस इसके योजनाकार थे और श्री कुमारप्पा, जेसी कुमारप्पा इनका नाम है, इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस इनकी एक पुस्तक का नाम भी है। इन्होंने ग्रामीण उद्योगीकरण पर बल देने की बात करी। और चौधरी चरण सिंह जो आपके हैं, उन्होंने कृषि को केंद्र में रख करके प्रभावशाली जो कदम है उठाने की बात रखी। बॉम्बे प्लान क्या है, बहुत ईजी है। तो 1944 में आपका मुंबई के जो उद्योगपति हैं वो नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए प्रस्ताव रखेंगे, इसी को बॉम्बे प्लान कहते हैं। अब देखिए, भारत के पहले जो विदेश मंत्री थे वो आपके नेहरू जी थे और वर्तमान के एस जयशंकर है। विदेश संबंध से अगर क्वेश्चन आया, भारत की विदेश नीति की आपकी विशेषताएं क्या है, ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आ जाता है, प्री बोर्ड में खास करके। देखो, गुणनिरपेक्षता की जो नीति है, भारत कहता है कि भैया किसी भी खेमे में शामिल मत हो, दोनों खेमों से समान दूरी बनाकर रखने की नीति को ही गुणनिरपेक्षता कहते हैं। विश्व शांति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लड़ाई झगड़ा है वो संघर्ष को नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा बताओ कि निशस्त्रीकरण, या आपका निशस्त्रीकरण का मतलब ये होता है, निशस्त्रीकरण मतलब है कुछ खास किस्म के हथियार प्रयोग नहीं करने, खास करके हथियार ही प्रयोग नहीं करने, ये पॉइंट बोला गया था। वासुदैव कुटुंबकम का मतलब है समस्त विश्व एक परिवार है, हम सब एक परिवार है, भारत मैं नहीं हम की बात करता है। तो ये सारे पॉइंट आपको बताने हैं। भारत उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता है। उपनिवेशवाद में भी होता है कि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से किसी देश को गुलाम बना लेना, और साम्राज्यवाद में यही होता है, भारत कहता नहीं भाई किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहिए। उसके अलावा पंचशील समझौता जो कि आपका 29 अप्रैल 1954 में किया गया, ये भी भारत की विदेश नीति का एक मसला या पॉइंट आप कह सकते हो। अब पंचशील में आपका होता क्या है, तो एक दूसरे पर आक्रमण ना करना पहला पॉइंट है, ये चाइना के साथ था। पंचशील जो समझौता है वो चीन के साथ भारत का था, इस बात को याद रखना। चीन के चाओ एन लाई थे, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, अंदरूनी जो मामले हैं, यहाँ मामले होगा ठीक है, जो अंदरूनी मामले हैं
उस पर दखल ना देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका सहयोग करना, शांति और जो सह अस्तित्व है उसको बढ़ावा देना, ये सारे पॉइंट आपके रहेंगे। नेहरू जी के विदेश नीति के तत्व क्या है? 3 ही पॉइंट है। कठिन संघर्षों से प्राप्त संप्रभुता है उसको बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। ये नेहरू जी की 3 विशेषताएं आपकी हैं विदेश नीति की। भारत का परमाणु कार्यक्रम की बात करें तो 1940 के दशक में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में शुरू हुई और 1974 में आपका पोखरण में आपका पहला परमाणु परीक्षण हमने किया। इंदिरा गांधी उसमें प्राइम मिनिस्टर थी। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और फिर 1998 में हमने दूसरा परमाणु परीक्षण किया जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और 5 परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में करके हमने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया। पाकिस्तान ने भी इसी साल खुद को मतलब परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया था। भारत का परमाणु नीति की विशेषताएं क्या है? देखो भाई, भारत की जो परमाणु नीति है उसकी विशेषता यही है कि भारत सुरक्षा और आवश्यकता के अनुरूप इनका निर्माण करेगा। भारत प्रथम प्रयोग नहीं करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप प्रथम प्रयोग की नीति हमने समीक्षा कर रखी है कि भाई अगर जरूरत पड़ी तो हम बदल भी सकते हैं। और एनपीटी और सीटीबीटी का भारत विरोध करता है क्योंकि जो नीतियां हैं ये अन्यायपूर्ण है। ये कहती हैं कि जो बाकी देश हैं वो परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन भारत ने तो कर लिया, क्योंकि भारत का मानना था कि आप कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। भारत शांतिपूर्ण कार्य के लिए इसका प्रयोग करेगा और परमाणु हथियार का प्रथम प्रयोग लगातार भारत इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेगा। मतलब उसके अलावा भारत परमाणु जो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है उसको चेंज कर सकता है अपनी सुरक्षा की दृष्टि के अनुसार, जैसे प्रधानमंत्री हमारे कह चुके हैं। उसके अलावा आप कह लीजिए सीटीबीटी का प्रयोग करेगा, जो कि हमने पॉइंट में ऊपर बता रखा है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कर दी गई इस पॉइंट्स की। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में हुए लोकप्रिय संघर्ष के कोई 2 कारण क्या है? तो पहला कारण आपका यही है कि भैया वहाँ पर चुनाव होते हैं और अवामी लीग जो कि पाकिस्तान की मतलब पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी थी, शेख मुजीबुर रहमान जो आज का बांग्लादेश है, वो सफलता जीत लेते हैं और उसके बावजूद उन्हें सरकार बनाने नहीं दिया जाता है। पाकिस्तान उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, उनकी सेना वहाँ गिरफ्तार कर लेती है, जिस कारण वहाँ संघर्ष शुरू हो जाता है। दूसरा, जो आपका पश्चिम पाकिस्तान के लोग हैं पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ दोहरे दर्जे का प्रयोग करते थे। कहने का मतलब है उन पर जुल्म किया करते थे, उन्हें ज़्यादा एक प्रकार से अधिकार नहीं मिलते थे। वो सारी की सारी चीज़ें थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की स्थिति को लेकर के कि उस तरह की चीज़ें वो कहीं ना कहीं से संघर्ष रहा होगा। पाकिस्तान के तो क्या ही मैं कहूँगा क्या गलती रही होगी। आप खुद इस चीज़ पर अपने विचार जो है रख सकते हैं, कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या वो सही करते थे या गलत करते थे। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत ने गुणनिरपेक्षता की नीति का त्याग किया। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सही बात है भाई, क्योंकि भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ मदद मांगी थी और 20 सालों की जो मैत्री संधि है वो कर ली थी। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भारत ने जो एक गुणनिरपेक्षता की जो नीति है थोड़ा सा उसको दरकिनार तो किया ही था। क्योंकि देखो भाई, यहाँ पर आप एक बात समझो, भारत यहाँ बीचों बीच है, इधर पाकिस्तान है, ऊपर चीन है और इधर बहुत दूर में अमेरिका है। अब ये तीनों एक हो गए। पाकिस्तान इधर से हमला करने वाला था भारत पर, चीन ऊपर से हमला करने वाला था और अमेरिका इधर से हमें घेर लेता। हम तीनों तरफ से फंस चुके थे। उस मूवमेंट में हमने भाई 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 सालों की मैत्री संधि कर ली, जिस कारण हम बच गए, वरना भाई हम तो गए ही थे इसमें। तो आप पॉइंट बता सकते हो। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? आप बताओ। सबसे पहले कि भाई 2 युद्ध हुए, जिसमें 1962 की बात करें, 1965 की बात करें, 2 युद्धों का सामना करना पड़ा। मॉनसून की सफलता थी, आपका लगातार जो बारिश है वो नहीं हुई, जिस कारण से खाद्यान्न संकट आपका हुआ, अकाल पड़ गया। और उसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू और शास्त्री जी की मृत्यु भी हो जाती है। सूखा और व्यापक मुद्रा भंडार में हमें कमी देखने को मिली। सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं इसी समय। ये सारे के सारे पॉइंट है जिस कारण से आप 60 के दशक को खतरनाक दशक कह सकते हो। और हाँ, मुद्रा के दाम में लगातार गिरावट दर्ज हुई। जहाँ $1 5 रुपये के बराबर था इक्वल, वहीं $1 ही रहा और रुपये हमारे साथ हो गए। मतलब लगातार हमारी मुद्रा गिर रही थी। ये पॉइंट भी आप बताओगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है कि भैया 1959 में आप कहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है कि 1969 में आपका कांग्रेस पार्टी के विभाजन के क्या कारण थे? पहला कारण था इंदिरा बनाम सिंडिकेट। इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में विचारधारा के रूप में लड़ाई हो रही थी, संघर्ष हो रहा था, जिस कारण से आपका पार्टी का विभाजन हो गया। दूसरा कारण आपका है 1969 में राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसको लेकर के एक नाम था नीलम संजीव रेड्डी का। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी का नाम था। दूसरा वीवी गिरी का। नीलम संजीव रेड्डी को सिंडिकेट ने खड़ा किया था और वीवी गिरी को कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी सपोर्ट पीछे से कर रही थी। नीलम संजीव रेड्डी जो कि कांग्रेस पार्टी का खड़ा उम्मीदवार था वो हार गया और अकेला खड़ा हुआ। जो वीवी गिरी है वो अकेले खड़े हुए थे, माना कि पीछे से इंदिरा गांधी थी, लेकिन पता थोड़ी था। तो वीवी गिरी जब जीत गए तो सिंडिकेट को समझ में आया कि भाई गड़बड़ है, इसलिए इंदिरा गांधी को उन्होंने पार्टी से क्या कर दिया, निकाल दिया। ये पॉइंट आप बता सकते हो।
उसके अलावा भूमि सुधार और प्रीवी पर्स में मतभेद, मतलब भूमि सुधार जो इंदिरा गांधी कर रही थी, लगातार भूमि का बंटवारा कर रही थी, अच्छे से गरीबों को बंटवारा। और प्रीवी पर्स का मतलब होता है रजवाड़ों को दिया जाने वाला मासिक भत्ता, जो उनके राज्य के विस्तार के आधार पे, उनकी अर्थव्यवस्था के आधार पे, उनके राज्य के राजस्व के आधार पे दिया जाता था। इसको लेकर के दोनों में विवाद था, ये भी पार्टी का मतलब विभाजन कारण रहा। दूसरा, इंदिरा गांधी की समाज कल्याणकारी नीतियां, क्योंकि सिंडिकेट कहता था हम सभी के हैं, लेकिन इंदिरा गांधी पिछड़े वर्गों के लिए काम करना चाहती थी। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार को अपने विचार से लोकप्रिय बनाने वाले क्या कारण थे, जिस कारण से इंदिरा गांधी आपकी लोकप्रिय हुई? पहला, इंदिरा गांधी की चमत्कारी जो नेतृत्व था, बहुत अच्छे तरीके से वो भाषण दिया करती थी, लोगों को मतलब प्रभाव में लिया करती थी, वो कारण रहा। दूसरा, गरीबी हटाओ का जो नारा रहा उसने बहुत बड़ा प्रभाव डाला और वो जीत का भी कारण रहा। भूमि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण बहुत अच्छा प्रभाव रहा। साथ ही प्रीवी पर्स की समाप्ति, जो कि रजवाड़ों को पैसा मिलता था, जो कि ऑलरेडी अमीर थे, तो गरीबों को लगा कि भाई इंदिरा गांधी हमारे लिए मतलब काम कर रही है कुछ। 1967 में भारत में हुए चौथे आम चुनाव के चंद परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो आप बताओ कि भैया सबसे पहला आपका जो पॉइंट रहेगा भूकंप, जो आपका हैरानी थी, भूकंप की संज्ञा इसको दी गई क्योंकि 7 राज्यों में हारी थी, 2 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई, टोटल 9 राज्यों में सरकार राज्य नहीं बना पाती कांग्रेस पार्टी के वोटों में मतों में गिरावट दर्ज की जाती है, पहली बार ऐसा हुआ। गठबंधन की राजनीति जो है देश में पहली बार कभी शुरू हुई अगर विधानसभाओं में, तो वो 1967 के चुनाव में ही होती है, जिसमें आयाराम गयाराम का जुमला भी है, जो कि आपके गयालाल जो कि आपके हरियाणा से थे, तो उसका पॉइंट भी आप याद रखना। दल बदल की जो नीति है वो भी शुरू होती है और कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व है उसको चुनौती मिलना शुरू हो जाती है, पॉइंट आप बता देंगे। उसके अलावा दिग्गज नेताओं की हार होती है चौथे आम चुनाव। किसकी? दिग्गज नेताओं की, चाहे बिहार के केवी सहाय हो, पश्चिम बंगाल के अतुल घोष हो, एस.के. पाटिल महाराष्ट्र के हो, या आपके के कामराज तमिलनाडु के हो। राष्ट्रीय आपातकाल की बात थोड़ा कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो भारत सरकार लगा सकती है वो संविधान के भाग 18 में है, अनुच्छेद आपका 352 से लेकर 360 में इसका वर्णन किया गया है। जो आपातकाल लगा था 25 जून 1975 को 18 महीने का, वो 1952 के अनुसार लगा था। और आर्थिक कारण देख लेते हैं उसके क्या रहे। तो जो आर्थिक कारण पहला था, इंदिरा गांधी का गरीब हटाओ का नारा कुछ खास नहीं कर पाया। बांग्लादेश जो संकट था उसके कारण भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ा। अमेरिका ने भारत की हर तरह से जो मदद करता था वो उसने बंद कर दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल के दाम है, कीमतें हैं, वो लगातार बढ़ी, जिस कारण से औद्योगिक विकास की दर है जो कि आपकी धीमी हो गई। और शहरी आपके ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी आपकी लगातार बढ़ी। सरकारी खर्चे आपके जो है बढ़ गए और रेलवे कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी है उनका वेतन तक रुकना पड़ा। तो ये पॉइंट आप बताएंगे। गुजरात और बिहार में आंदोलन, तो आप बताओ कि भैया गुजरात और बिहार में लगभग जनवरी में 1974 में गुजरात में आंदोलन होते हैं, चाहे खाद्यान्न हो, खाद्य तेल हो, आवश्यक वस्तुओं के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के विवाद हुआ, जहां पर मोरारजी देसाई ने नेतृत्व किया और वहां पर कांग्रेस की जो सरकार थी वो गिर गई और मोरारजी देसाई अपना सरकार बना लेते हैं। मार्च 1974 में आपका सेम वही कारण है, आपके बिहार में आंदोलन होगा, जयप्रकाश नारायण उसका नेतृत्व करेंगे। और 2 शर्तें रख देते हैं, जो आंदोलन है वो हिंसात्मक नहीं होगा और बिहार भर में सीमित नहीं होगा, पूरे देश में होगा और संपूर्ण देश में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं। इन्हें लोक नायक भी कहा जाता है। इसमें आप बताओ कांग्रेस पार्टी जो आपका जो ओ पार्टी थी, मतलब आपका सिंडिकेट जो आपका कहीं ना कहीं रही, वो भी आपका इसमें शामिल रही। तो बहुत सारे लोग इनका समर्थन भी करते हैं और इंदिरा गांधी का मतलब बहुत बड़े विरोधी इनको बताया जाता है। न्यायपालिका का संघर्ष, देखो न्यायपालिका संघर्ष में आपका कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। क्या सरकार मौलिक अधिकार में कटौती कर सकती है? आंसर है नहीं। क्या संपत्ति के अधिकार में कुछ काटछाट कर सकती है? नहीं। क्या नीति निर्देशित तत्व में कुछ कमी कर सकती है मौलिक अधिकार को, मतलब कुछ मतलब इस चीज़ को लेकर के? तो यहाँ पर भी सर्वोच्च न्यायालय निरस्त कर देती है, मना कर देती है संसद को, जिस कारण से विवाद होता है। उसके अलावा सरकार ने JM शैलेट, AS हेगड़े, AN ग्रोवर को छोड़ करके AN रोज चौथे नंबर के बंदे को बना दिया, जो कि गलत चीज़ था। तो ये भी एक विवाद हुआ। और साथ ही साथ मतलब यहाँ पे नौकरशाही की जो बातें हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि इंदिरा गांधी कैसे अपने मनमानी तरीके से चीज़ों को चला रही थी। 30 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा क्यों हुई और इसके 3 परिणामों का व्याख्या हमें करना है। कारण 3 है। पहला यह कि 1971 में जो चुनाव हुए थे, इंदिरा गांधी ने उसको गलत तरीके से जीता था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जगमोहन लाल सिन्हा ने यह फैसला सुनाया कि आप अपने जो तरीका आपका था वो अवैध था। दूसरा, 12 तारीख को ये फैसला था, 12 जून 1975 में फैसला था। इसको 24 जून 1975 में ही इंदिरा गांधी ने बदलवा कहा दिया सर्वोच्च न्यायालय में। प्रकाश नारायण ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की आंदोलन की मांग करी और जो रामलीला मैदान आपका दिल्ली का, उसके अलावा संसद मार्च को भी लेकर बात कही थी। परिणाम क्या निकलते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है वो स्थगित कर दिए गए, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई, प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी गई। ये सारे के सारे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। आपातकाल के कुछ सबक भी हमें सीखने को मिले, जिसमें यही है कि संविधान के विवादपूर्ण जो अनुच्छेद हैं
उसमें संशोधन आपका जो किया जाना चाहिए। जैसे कि आपका एक पॉइंट हुआ करता, इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था वो अंदरूनी गड़बड़ी जो वर्ड है, अंदरूनी गड़बड़ी वर्ड पे लगाया था, लेकिन संशोधन किया गया और उसकी जगह जो वर्ड है आपका वो सशस्त्र विद्रोह वर्ड को शामिल किया गया कि अब जब लड़ेंगे, संघर्ष होगा तभी आपातकाल लगेगा, अंदरूनी गड़बड़ी ये वो के नाम पे नहीं लगेगा। दूसरा, भारत में जो लोकतंत्र की नींव है वो काफ़ी मजबूत होती है और हमसे ये समझ में आता है कि कुछ समय लोकतंत्र जा जरूर सकता है लेकिन वापस जरूर आएगा, क्योंकि भारत में लोकतंत्र की जो नींव है वो मजबूत है। आपातकाल के दौरान जो नागरिक आपका न्यायपालिका है वो नागरिकों के अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत होना चाहिए था, उसको ज़्यादा अच्छे से काम करना चाहिए था, और पुलिस प्रशासन जो है वो निष्पक्ष रूप से काम करे, इस बात पर भी हमें सबक मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं था, बट ऐसा होना चाहिए। ये क्वेश्चन भाई आ जाता है और बच्चे लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, इसको इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, बट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि भाई 80 के दशक में 1980s में मध्य अवधि के चुनाव आपके क्यों होते हैं। पहला ये होता है कि 77 में जो चुनाव होते हैं, बाद में जो प्रधानमंत्री बनते हैं, उनमें कड़ा संघर्ष था, आपस में सत्ता में पाने की लालच थी। दूसरा, जनता पार्टी जो है एक दिशा, नेतृत्व और साझिक कार्यक्रम का अभाव था। इसके अलावा जनता पार्टी की जो सरकार है और जो कांग्रेस पार्टी आप कह लीजिए, उसमें मूल्य जो नीतियां हैं उसमें बदलाव नहीं ला सकी थी कांग्रेस पार्टी की, तो मतलब सेम चीज़ वही चला रही, तो क्या फर्क था मतलब फिर। उसके अलावा जनता पार्टी जो है वो सरकार टूट गई। मोरारजी देसाई केवल 18 महीने सरकार चला पाए और अपना बहुमत खो दिया। फिर 4 महीने के लिए लगभग चौधरी चरण सिंह 4-6 महीने के लिए बनते हैं, तो वो भी हट जाते हैं। बाद में 1980 में दोबारा चुनाव होते हैं, इंदिरा गांधी इज बैक। तो ये कहानी आपकी रहती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, पंजाब समझौते के क्या प्रावधान थे। देखो, सबसे पहले आप बताओ, राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोगोवाल के बीच में 1985 में होते हैं और प्रावधान यही हुआ कि पंजाब को चंडीगढ़ मिल जाएगा और पंजाब हरियाणा और जो विवाद है उनको आपको सुलझाया जाएगा, ठीक है, उनको सुलझाया जाएगा। पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी नदी का जल बंटवारा है, उसको लेकर के एक न्यायाधिकरण जो गठन किया जाएगा और उसका न्याय किया जाएगा। पंजाब में जो उग्रवाद, जहाँ संघर्ष हुआ था, जिन पर हमले हुए थे, उनको मुआवजा दिया जाएगा और पंजाब में विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को हटा दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ सेना बहुत ज़्यादा मात्रा में उस समय हुआ करती थी, क्योंकि संघर्ष बहुत ज़्यादा था। उसके अलावा बताइए कि आज़ादी के बाद अब तक आपका क्षेत्रीय आकांक्षाओं के सबक हमें क्या सीखने को मिले हैं। पहला सबक ये है कि भैया हमें क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की जगह उन्हें बातचीत के माध्यम से हल करना चाहिए। सत्ता की साझेदारी, मतलब हर जगह सत्ता की साझेदारी को महत्व देना चाहिए और क्षेत्रीय असंतुलन पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसको थोड़ा लचीला व्यवस्था हम कह सकते हैं, लचीला होना चाहिए और क्षेत्रीय स्तरों को स्वीकार करना चाहिए, तो इस कारण से हम सफल हो सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आपका जम्मू कश्मीर की राजनीति सदैव विवादग्रस्त और एक संघर्ष आपका रही है, संघर्षपूर्ण रही है। कैसे? तो आप बताओ कि जम्मू कश्मीर 3 भागों में है आपका। 3 कौन से भाग है? जम्मू कश्मीर, आपका जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है। इसमें आप बताइए कि पाकिस्तान ने कबीलाई सेना वहाँ पर भेजी, वहाँ आक्रमण करवाया और संघर्ष वहाँ शुरू हो जाता है। वहाँ पर धारा 370 जो अनुच्छेद 370 है, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से आपके सेना के कबीलाई लोगों को भेजा, वहाँ पे संघर्ष को बढ़ावा दिया। भारतीय सेना वहाँ जाती है, नियंत्रण करती है। तब से लेकर अब तक संघर्ष ही है। उसे विशेष दर्जा दिया गया 370, जिसमें आपका अपना राज्य, उनका व्यवस्था रहेगा, उन सब चीज़ों को मान्यता दी गई थी। अक्साई चीन पर चीन ने हमला कर दिया, तो मतलब जम्मू कश्मीर वो भी आपका आंदोलन का एक मसला रहा। अलगाववादी दृष्टिकोण, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष है। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देना, इस कारण से लगातार मतलब हर चीज़ से संघर्ष ही संघर्ष जम्मू कश्मीर में शुरू से बना रहा है। एग्जाम में आपका 1-2 नंबर में आ सकता है द्रविड़ आंदोलन क्या है, और काफ़ी दफ़ा प्री बोर्ड में तो देखो आ जाता है। देखो, दक्षिण भारत में आपका द्रविड़ आंदोलन आपका शुरू होता है, जिसमें ईवी रामास्वामी नाइकर इसको पेश करते हैं, इसको लाते हैं और इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं, जिसमें आपका भारत के जो उत्तर भारत है उसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का विरोध होता है। ब्राह्मणवाद का और हिंदी का विरोध इसमें होता है। खास करके दूसरे राज्यों से समर्थन नहीं मिलता है। ये आंदोलन केवल तमिलनाडु में ही सिमट रह जाता है और इस आंदोलन से आपकी पार्टी निकलती है, जिसका नाम है द्रविड़ कशगम, जो पार्टी 2 भागों में बढ़ जाती है, डीएमके और एआईडीएमके है ये, ठीक है, एआईडीएमके आपकी पार्टी है। अब आप बताओ, आज भी ये तमिलनाडु की राजनीति में सत्ता में काबिज है। ये क्षेत्र पार्टी है और वहाँ पर किसी राष्ट्रीय पार्टी का ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। 1-2 नंबर में आपका आ सकता है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। तो देखो, 1984 में जो उग्रवादी है उनको निकालने के लिए सैन्य कार्यवाही जो की गई थी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, उसी को आप ऑपरेशन ब्लू स्टार कहोगे। मतलब 80 के दशक में उग्रवादी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बैठ गए, उनको वहाँ से निकालने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया, सैन्य कार्यवाही की गई, उसी को ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। असम आंदोलन का स्वाभिमान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था। इस कथन पर अपने मत जो है प्रकट करें। बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो यहाँ पर एक और संगठन आपका जो है वो आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आपका बनता है, जो कि असम में आपका बाहरी लोगों के आने का विरोध करता है और ये कहता है कि देश की मुख्य भूमि में भौगोलिक पृथकीकरण और सांस्कृतिक पहचान का यहाँ एहसास की बात की गई है। आर्थिक पिछड़ापन यहाँ पे था। ये खास करके बाहर से आए बांग्लादेशी घुसपैठियों को और अन्य स्थानों से आए लोगों को
आने का विरोध मतलब ये लोग कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति जो है उसको खतरा हो जाएगा, हमारा राजनीतिक महत्व घट जाएगा, हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, हमारे व्यापार और व्यवसाय कम हो जाएंगे। ये सारे इनकी मतलब प्रॉब्लम है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि भैया भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति के क्या मुद्दे हैं। देखो 4 ऐसे मुद्दे हैं जहां आम सहमति है। नई आर्थिक नीति है, पिछड़े वर्गों को आरक्षण जो दिया गया वो सही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र दलों की भूमिका, राज्य दलों की भूमिका, और चौथा है विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर। अब पहले को समझते हैं। सबसे पहले आर्थिक नीति का मतलब है जो आपका ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण अपनाया गया, सभी पार्टियों ने माना कि देश के विकास में इसकी भूमिका है। दूसरा, ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण दिया गया, सभी वर्गों ने माना कि भाई आरक्षण जो है वो सही दिया गया है, समाज में एक पिछड़ा वर्ग है। तीसरा, आपका जो राष्ट्रीय स्तर पे जो पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको भी भागीदारी मिलनी चाहिए, इस बात को भी माना गया। और चौथा पॉइंट आपका है विचारधारा की जगह, इस बात को भी याद रखना, विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर। मतलब है कि हम लोग, पार्टियां अलग अलग हैं, हमारे विचार अलग है, लेकिन हम काम करने के लिए साथ आ सकते हैं। उस 1989 के बाद भारतीय राजनीति में क्या बदलाव है? सबसे पहले आप बताओ कि कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। जो पार्टी 1984 में आप कह लो कि भैया लगभग 415 सीटें जीती थी, वही पार्टी 1989 में आपका मात्र 197 जीतती है, मतलब कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरा, गठबंधन सरकारों का यहाँ पर उदय शुरू हो जाता है। इसके अलावा बताइए कि इसी समय 1990 में आपका मंडल मुद्दा आता है। क्या आता है? मंडल मुद्दा लागू हो जाता है। मंडल मुद्दा मतलब ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाता है, जिस कारण से उत्तर भारत में कुछ सिंदरा साहनी करके केस फेमस होता है, जो दंगे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी लागू कर दिया जाता है। 1991 में आपका नई आर्थिक नीति आती है, ये भी भारतीय राजनीति में बदलाव था, और क्षेत्रीय दलों का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ता रहा। और लास्ट में आप बताएंगे बाबरी मस्जिद जो विवादित ढांचा था उसको ध्वस्त किया गया या उसको गिराया गया, वो सारा भी एक नई भारतीय राजनीति में बदलाव था। इसके अलावा गठबंधन सरकारों के गुण और दोष का हमें बताना है। गठबंधन सरकार का गुण यही होता है कि क्षेत्र की जो स्थानीय पार्टियां हैं वो भी आपकी प्रतिनिधित्व दे पाती हैं लोकसभा में। सरकारी नीतियों का अधिक आपका लचीला होना उससे हो जाता है। जनमत का बेहतर अभिव्यक्ति हो जाती है। साथ ही आम सहमति के आधार पर राजनीतिक जो दल हैं वो शासन करते हैं, जिसको बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। दोष यही है कि अस्थिर सरकारें हैं, कभी भी गिर सकती हैं। दल बदल को बढ़ावा मिलता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में संघर्ष होता है। सत्ता में बने रखने के लिए समझौते किए जाते हैं। मतलब एक प्रकार से सारे पॉइंट आप बता दीजिएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भी अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है और मंडल आयोग की सिफारिशें क्या हैं। देखो बताओ कि इस काल में एक महत्वपूर्ण विकास यही होता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय होता है आपका, जिसे ओबीसी कहा जाता है, जो SC ST के अलावा भी समाज में एक शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा एक वर्ग है और पिछड़ी जाति से कहा जाएगा। 1978 में जो केंद्र सरकार जनता दल की बनती है, उसने इसके लिए आयोग बनाया था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, इसीलिए इसका नाम है मंडल आयोग। और बताइए कि आपका दूसरा पिछड़ा आयोग था जो अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में था। अब इसने कहा कि भाई समाज में शैक्षिक और सामाजिक आधार पर पिछड़ा एक वर्ग है और जिसे हमें आरक्षण देना चाहिए। मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश दे दी। तो सिफारिश में कहा गया कि इन वर्गों को 27% आरक्षण शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में मिलना चाहिए। दूसरा, भूमि सुधार पर हमें ध्यान देना चाहिए और जिसके कारण आपका समाज में समानता की स्थापना हो सकेगी। 1990 में ये आपका लागू होगा। राष्ट्रीय मोर्चा इस पर लागू करेगा और इसकी सिफारिशें जब लागू होगी तो उत्तर भारत में आपका बहुत सारा हिंसा होगा, खास करके इंदिरा साहनी जो मामला है वो निकल के सामने आता है। उसके बावजूद आपका ये मामला लागू कर दिया जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये आपका उचित है, क्योंकि भारत में सामाजिक आर्थिक आधार पर ओबीसी जैसा एक वर्ग जो है वो पिछड़ा है, इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसके साथ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।